हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग सेशन बाय फिजिक्स वाला। तो चलिए जेई चैलेंजेस पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। तो आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं हमारा प्यारा आइसोमेरिज्म, राइट? तो आपका प्यारा है कि नहीं है? आइसोमेरिज्म एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप इसको बैकबोन बोल सकते हो। क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपकी हिली हुई है, ठीक है, तो आपका स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप एग्जाम देने जाते हैं और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री पे बात आके अटक जाती है। बाकी सब तो सॉल्व कर लिया क्वेश्चन का, पर स्टीरियो केमिस्ट्री के ज्ञान ना होने की वजह से आंसर पे हम मार्क नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉटोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इन पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, आज समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, और इन क्वेश्चन से हमारा काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चिंता नहीं करनी है, जस्ट स्टे विद मी। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए बिल्कुल एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और सबसे पहले बैठते समय अपने आप को बोलिए कि यस, मैं इस सेशन में सीखने के लिए आया हूं, मैं यहां से सीख के जाऊंगा। ये पूरे 35 क्वेश्चंस कवर करने के बाद आई विल हैव लर्नड सफिशिएंट, ठीक है, काफी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएगा जो आपकी फाइनल एडवांस तक के रिवीजन के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, स्टार्ट करें? करें? यू आर रेडी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, टॉटोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इनसे रिलेटेड सारे सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव द मैक्सिमम इनोल कंटेंट इन सॉल्यूशन? समय आपका स्टार्ट होता है अब। 1 मिनट मैक्सिमम आपको लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए जल्दी से। पहले आप एक काम ये कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके ना 1 मिनट में उसको खुद सॉल्व कर लो, फिर देखो कि मैं क्या एक्सप्लेनेशन उसकी देता हूं। देखिए, इनोल की जब भी आप बात करते हैं, नॉर्मल कीटो और इनोल में आप जानते हैं कि सर कीटो आपका मेजर फॉर्म में रहता है। रीजन बीइंग, जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जांपल ले, CH3COCH3, ठीक है, एसीटोन का अगर आप एग्जांपल लेते हैं और इसका अगर आप कीटो इनोल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो बच्चे यहां पे आप क्या कर रहे हो, जो मेजर रीजन है कीटो के मेजर होने का या मेजॉरिटी में होने का, दैट इज यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जो कि एक स्ट्रॉन्गर डबल बॉन्ड है, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जो कि एक वीकर है कंपैरेटिवली। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ के मैं वीक बॉन्ड बनाऊं, ऐसा क्यों होगा? कोई प्रेफरेंस तो नहीं है ना, कोई ड्राइविंग फैक्टर इसके लिए नहीं है। तो इसीलिए कीटो फॉर्म जनरली आपकी मेजॉरिटी में रहती है। तो सर इनोल कब मेजॉरिटी में बनेगा? इनोल को स्टेबलाइज करने वाले फीचर्स या फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये इनोल स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स आर, पहली बात होगी आपकी कॉन्जुगेशन। अगर डबल बॉन्ड्स आपस में कॉन्जुगेशन में है तो इससे आपके इनोल को स्टेबिलिटी मिलती है। कॉन्जुगेशन हो गया, एरोमेटिसिटी हो जाए कि अगर वो एरोमेटिक हो जाए किसी तरीके से, कीटो वाला एरोमेटिक नहीं था पर इनोल वाला एरोमेटिक है, तो बहुत ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वहाँ पे उसको स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, फिर कुछ सॉल्वेंट इफेक्ट्स भी होते हैं, पर ये आपके मेन है। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं, बाकी और भी चीज़ें सॉल्वेंट इफेक्ट, थोड़ा कन्फर्मेशनल भी कई बार इफेक्ट्स आ जाते हैं। देखिए, अब पहला वाला केस अगर आप देखेंगे, दोनों तरफ पीएच है। आपको पता है कि बीटा डाइकीटोन इनोल को फेवर करता है। बीटा डाइकीटोन क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो मिडिल वाला कार्बन है, इसके बाद जो दो हाइड्रोजन है, यहाँ से अगर मैं इसका इनोल बना दूं, इसको OH कर दूं और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, ये सिंगल हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में आ गए, और ये जो OH है इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई, तो कॉन्जुगेशन भी आ गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई। इसलिए 1,3 डाइकीटोन, जिसको बीटा डाइकीटोन भी बोलते हैं, 1,3 डाइकीटोन में इनोल फॉर्म की जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा होती है। ओके, और उसमें भी अगर आप एंड्स पे फिनाइल ग्रुप लगा दोगे, बेंजीन रिंग लगा दोगे, तो वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। व्हाई इज दैट? क्योंकि यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है ये सिर्फ इसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, अब ये कॉन्जुगेशन यहां से शुरू होती हुई बेंजीन रिंग तक एक्सटेंड हो गई है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से पहले वाला केस, जब दोनों में आपका बेंजीन रिंग लगे होते हैं बेटा, इसमें ऑलमोस्ट 100% इनोल ही रहेगा, मतलब कीटो नाम मात्र का होगा मिक्सचर में, मेजॉरिटी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इनोल ही रहेगा। अब सर अगर दोनों तरफ CH3 लगे हों तब ये ऑलमोस्ट 80% इनोल रहता है, मतलब बेंजीन रिंग लगाने से इनोल की परसेंटेज इससे भी ज्यादा बढ़ जा रही है। सर अगर ये तो सर ये यार
नॉर्मल कीटोन है ये, डाई कीटोन तो है ही नहीं, तो इसमें कीटो मेजर होगा, इनोल मेजर इसमें होगा ही नहीं। और यहाँ पे जब देखिए COOR, तो 1,3 है ये आपस में, और एक साइड एस्टर लगा हो, तो सडनली इनोल की जो परसेंटेज है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाती है, ड्रास्टिकली। और अगर दोनों तरफ एस्टर लगे हो, यहाँ पर भी COR और यहाँ पर भी COOR, तो भूल जाओगे इनोल जैसी कोई चीज़ वहाँ पे होगी, मतलब वो बिल्कुल मिनिस्क्यूल लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप है तो बहुत अच्छा इनोल है, और फिनाइल लगा दिया तो फिर बहुत ही बढ़िया हो गया। तो मैक्सिमम इनोल मिलेगा आपको फर्स्ट ऑप्शन में। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट वन। Which of the following pairs of structures represent conformational isomers? Again a very simple question, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए 30 सेकंड में सॉल्व करिए इसको। ठीक है, ध्यान से। कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशंस क्या होती हैं? याद है ना कन्फर्मेशंस क्या होती हैं? देखिए, नॉर्मल जब हम एक्सप्लेन भी करते हैं, अब जैसे ये हाथ है, अब इसको मैं अगर अलग अलग शेप में, ठीक है, मोड़ रहा हूं, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? आई एम चेंजिंग द कन्फर्मेशन ऑफ माई हैंड। मैं कुछ तोड़फोड़ तो नहीं कर रहा यहाँ पे कि ये उंगली हटा के यहाँ पे यहाँ लगा दूं, अंगूठे को हटा के कहीं और लगा दूं। तो बिना तोड़फोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जस्ट रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट के बाद मैं रोटेट कर दिया ऐसे, तो ये एक नया शेप बन गया, ये ऐसे शेप बन गया। ठीक है, राइट। तो जो ये सारे जो मूवमेंट्स हैं, दे आर चेंजिंग कन्फर्मेशन ऑफ द हैंड। ठीक है, आप योगा में इतने सारे पोज करते हो, एक्सरसाइज में इतने सारे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सरसाइज करते हो, वो जो सारे एक्सरसाइज के पोजेज हैं, योगा की जो पोजेज हैं, वो बेसिकली क्या है? वो बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन है। मतलब वहां पर आपको बॉन्ड तोड़ना नहीं होता, जस्ट आपको रोटेट करना होता है अलॉन्ग द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेट करना है। देखो पहले मैं यहां पर अगर बात करूं, ये वाला डबल बॉन्ड आपका ट्रांस है, और ये वाला डबल बॉन्ड भी आपका ट्रांस है। क्यों सर? देखो, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से ये वाला बॉन्ड ऊपर जा रहा है, ये वाला बॉन्ड नीचे जा रहा है, तो एक अप और एक डाउन। ये रेफरेंस लाइन आ गई डबल बॉन्ड की, एक अप एक डाउन, तो मतलब ऑपोजिट साइड पे तो ट्रांस है। यहां पर ये वाला बॉन्ड आपका ट्रांस है, और ये वाला बॉन्ड आपका सिस है। क्यों? ये रेफरेंस लाइन आ गई, ये भी ऊपर को, ये भी ऊपर को, तो रेफरेंस लाइन से दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो दैट इज सिस। तो सर ये आपस में कन्फर्मेशनल तो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपने ये जो डबल बॉन्ड वाला था, इसके अबाउट यहां पर कुछ घुमा दिया है, जो कि अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। तो सर ये कुछ ज्योमेट्रिकल वाले में आ जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आ जाएंगे ये तो नहीं हुआ। यहां पर देखिए, ये आपका ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये वाला आपका ट्रांस है, और ये वाला भी ट्रांस है। दैट्स नाइस। तो आपने किया क्या है? ये वाला जो मिडिल वाला बॉन्ड था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद ये इधर था, उसको नीचे कर दिया। तो रोटेशन जो हुई है वो सिंगल बॉन्ड के अबाउट हुई है। ट्रांस ट्रांस सेम है, अभी भी ट्रांस ट्रांस ही है। क्यों? देखो ये रेफरेंस लाइन, एक बॉन्ड इधर को है, एक बॉन्ड इधर को है, ऑपोजिट साइड में है, तो ट्रांस था। तो यस, दे आर कन्फर्मेशंस, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अबाउट आपने उनको रोटेट किया है। यहां पर देख लीजिए, ये आपका सिस है, ये वाला भी आपका सिस है, ये आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है, ज्योमेट्रिकल आ गई। यहाँ पर देख लो, ये दो डबल बॉन्ड जब इकट्ठे होते हैं ना, वहां पर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म आता ही नहीं है। वहां पर आपका कायरलिटी वाला केस आ सकता है, का केस बोला मैंने ऐसा नहीं बोल रहा कि ये कायरल होंगे, पर जब दो डबल बॉन्ड इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर आपका वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं। एक पाई बॉन्ड ऐसा होगा तो दूसरा पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो ये शो कर ही नहीं सकते। ठीक है, ऑन देयर इज नो सिंगल बॉन्ड बीच में, इसके बाद रोटेट कर दूं मैं इसको, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ इनोलिक कंटेंट। नाउ दैट इज समथिंग, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ तो नया सीख के जाने वाले हो इस क्वेश्चन में आप। तो चलो कोशिश करो 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। थोड़ा सा ज्ञान तो हम ऑलरेडी अभी अभी हमने लिया है, वो ज्ञान आपके इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा जो अभी अभी आपको मैंने समझाया है। ठीक है, स्टार्ट करें? चलो तो आप भी स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट करता हूं। तो PQRS में सबसे पहले, आई थिंक काफी बच्चों को शायद P के बारे में नहीं पता होगा कि सर 1,2 डाइकीटोन जो होते हैं, 1,2 या अल्फा डाइकीटोन्स, सर इनमें क्या होता है? और पता होगा भी तो शायद हो सकता है कि उनको ओपन चेन का पता हो, क्लोज चेन का, रिंग वाले का ना पता हो। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं देता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो अल्फा डाइकीटोन्स हैं, इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके नोट्स में सेव नहीं हो पाएगा, और इससे ये भी पता लगेगा कि जिसने लेक्चर अच्छे से देखा है वो इसने नोट किया है। अल्फा डाइकीटोन्स, जैसे ये ओपन चेन है, तो ओपन चेन है बच्चे, ये ऑपोजिट साइड में ही होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड में है, तो ये स्टेबल रहते हैं काफी। अब अगर इसका इनोल तुम बना भी दो,
ठीक है, लेट्स से इसका आपने इनोल बनाया, जो कि बहुत कम बनेगा, अगर बनेगा भी तो ठीक है, इट विल बी वेरी लेस। एक सेकेंड, गलत साइड हमने इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पर बीच में अगर हम डबल बना लेंगे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा तो समस्या हो जाएगी। यहाँ बना लीजिए इसको। अब देखो, कॉन्जुगेशन तो आ गई, यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन आ गई, पर क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं सर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। यस, तो इसीलिए इसमें उतने ज्यादा फैक्टर नहीं है जो उसको स्टेबलाइज करे, तो ये कीटो में खुश रहता है। ओके, ये कीटो में काफी खुश रहता है, इसको ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर इनोल फॉर्म में नहीं मिलते, क्योंकि ये ओपन चेन था, ये ट्रांस में रह सकते थे, तो ये ट्रांस में रह रहे हैं और ये काफी खुश हैं ना। देखो दोनों डबल बॉन्ड ओ ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में रिपल्शन वाला सिनेरियो भी नहीं है। अब यही चीज अगर मैं एक रिंग में लूं, ये रिंग आ गया और इसमें मैं डाई कीटोन की बात करूं, अल्फा डाई कीटोन, बच्चों ये ट्रांस में रह नहीं सकते क्योंकि रिंग छोटा है ये। ठीक है, आप चाहे इन दोनों पोजीशन पे लगा लो, इन दोनों पे लगा लो, जब भी आप दो एडजेसेंट कार्बन पे एक छोटे रिंग में कीटोन ग्रुप लगाओगे, वो दोनों सेम साइड पे ही होंगे, वो सिस ओरिएंटेशन में ही होंगे, इसलिए उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो अब ये बोल रहा है कि सर अब ना थोड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि हम ट्रांस में नहीं है, अब हमारे बीच में रिपल्शन है, तो अब हम कीटो फॉर्म में उतने खुश नहीं है, तो अब हम चाहते हैं कि हम इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। क्यों सर? उसके दो रीजन हैं। ठीक है, क्या रीजन है भैया उसके दो? सर एक तो ये ना OH, क्योंकि अभी ये दोनों सेम साइड पे, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगी, और सर कॉन्जुगेशन भी है, और थोड़ा सा रिपल्शन जो था सर वो भी कम होगा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों आमने सामने इसमें, तो वो ज्यादा रिपेल करते हैं, क्योंकि ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में काफी नजदीक है। अब यहाँ पर डबल के सामने सिंगल है, यहाँ पर उसका भी उसको बेनिफिट मिला है, तो अब ये इनोल फॉर्म बनाएगा और मोस्टली इनोल में ही रहना चाहेगा ये। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अल्फा डाइकीटोन अगर आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, तो वो प्रेफरेबली इनोल में ही रहना चाहता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या कहानी बचे कि R और S में अगर आप कंपेयर करें, यहां पर एक तरफ मिथाइल है, दोनों तरफ मिथाइल है, और यहां एक तरफ फिनाइल लगा दिया। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब फिनाइल ग्रुप आप लगाते हो बीटा डाइकीटोन में, तो इनोल की परसेंटेज बढ़ती है, तो मतलब सर S की परसेंटेज R से ज्यादा ही होगी। हाँ जी, तो S R से आगे होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका आउट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी आपका आउट हो गया। अब इन्होंने P को सबसे आगे दिया, इन्होंने S को सबसे आगे दिया, Q तो सबसे लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि 1,2 डाई कीटोन जब ओपन चेन में है, तो ये कीटो फॉर्म में ही रहना चाहता है, ये इनोल ज्यादा नहीं बनाना चाहेगा, तो Q आपका लास्ट में आ गया, दैट इज ट्रू। बात सिर्फ इतनी आती है कि R और P में, चलो अगर इन दोनों में कंपेयर करूं, तो मैंने आपको भी बताया बेटा R और P में ये है ना मोस्टली इनोल में ही रहना चाहेगा, कीटो में नहीं रहेगा। यहां पर क्या है, इसमें 80% इनोल होता है। ठीक है, तो याद रखें इससे वो ज्यादा है, तो P इज ग्रेटर देन R। यहां पर क्या है, P इज लेस देन R, तो आंसर इज सी ऑप्शन। तो यहां पर थोड़ा क्लोज था, क्योंकि जब एक तरफ फिनाइल आप लगाते हो तो वो लगभग 89% इनोल पे आ जाता है, और जब दोनों तरफ आप लगा दे तो लगभग 100% इनोल पे आ जाता है वो। बट यू हैव टू रिमेंबर कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर 1,2 डायोन है, तो दैट विल बी मेनली इन इनोल फॉर्म। क्लियर है? ये नई चीज सीखने को मिली, तो उसको याद रखें। ठीक है, और कंपैरिजन करने के थ्रू हम एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं ऑप्शंस को, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो, अच्छा कौन सा क्वेश्चन हो गया, इनको मार्क भी करते चलते हैं ताकि पता तो लगे हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो भाई क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं हम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? अगेन 30 सेकंड का क्वेश्चन है, नॉट मोर देन 30। कौन दिखाएगा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? अच्छा ये भी चेक करते रहना जरूरी है कि आवाज वगैरह बीच में बिल्कुल सही आ रही है। देखिए स्टार्ट करें, मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किसके अक्रॉस होता है? नॉर्मली किसी डबल बॉन्ड या किसी रिंग के अक्रॉस। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर में रिंग भी है, डबल बॉन्ड भी है, दोनों के अक्रॉस हम चेक करेंगे। तो अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस चेक करूं, तो यहां पे ये कार्बन दोनों सेम ग्रुप है बॉस, और यहां पर ये रिंग को भी अगर मैं बीच में से कट करूं, तो ये भी दोनों बराबर सेम ग्रुप ही बनेंगे यहाँ पे, मतलब इसमें तो ज्योमेट्रिकल होने की कोई भी संभावना नहीं है। सेकंड वाले में देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम हो गए,
दोनों सेम नहीं होने चाहिए थे। इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट और इस पे भी दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट हो, तब जाके ज्योमेट्रिकल शो कर पाएगा। तो ये भी आउट हो गया। अगले वाले में अगर हम देखें, सी वाले में, यहां पर क्या सर, दोनों में सेम हो गए सर, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो नहीं। रिंग पे देखो, अब रिंग है उसको भूल जाओ। रिंग पे ये जो दो CH3 हैं, ये ऐसा भी हो सकता था कि रिंग को बच्चा मैं सामने से देखूं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी के एग्जाम्पल दिया जाए आपको, एक सेकेंड। पुस्तक होगी हमारे यहाँ आसपास, वो लेते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे ये रिंग है आपका, इट्स अ 4 मेंबर रिंग, और इसको मैं सामने से देखता हूँ तो सिर्फ एक लाइन दिखती है, क्योंकि पूरा रिंग सेम प्लेन में है। वैसे ये जो 5 मेंबर रिंग है, ये पूरा सेम प्लेन में होगा। मैं जब यहाँ से देखूंगा तो ऐसा होता है कि दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हो, दोनों अप हो, या ऐसा भी होता है एक अप हो और एक डाउन हो। मतलब रिंग के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता था। एक बार दोनों मिथाइल ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक बार दोनों मिथाइल सेम डायरेक्शन में हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी थी। तो यहां पर बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, अच्छा सर ये बीच में से कट किया, सर ये भी सेम है वो भी सेम है, सर नहीं देगा। डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो नहीं देगा, पर रिंग के अक्रॉस दे देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इस चीज का ध्यान रखें, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। अब क्या है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि आपको आराम से 1 से 2 मिनट इस क्वेश्चन पे स्पेंड करने चाहिए, है ना। 2 मिनट तक तो लगाओ, आराम से लगाओ इस क्वेश्चन पे, तब मजा आएगा। ठीक है, और बड़े ध्यान से, ध्यान से, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से सिर्फ देखेंगे, देख के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना, बड़ा हाई फाई रफ वर्क करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट, अगर आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है, कभी कभी तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको हम देख के कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन्होंने क्या क्या पूछा है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। ओके बच्चे, अगर आप ध्यान दें, वन में जो नाइट्रोजन है, ये एक C2H5, मतलब एक कार्बन, और एक यहाँ पीछे वाले, मतलब नाइट्रोजन के पास एक सिंगल हाइड्रोजन है। तो ऐसा नाइट्रोजन जिसके पास एक हाइड्रोजन हो, तो मतलब बाकी दो जगह वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज अ 2 डिग्री अमीन। और यहां नाइट्रोजन को अगर आप देखेंगे, इसके पास सिर्फ लोन पेयर है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो दिस इज अ 3 डिग्री अमीन, क्योंकि ये तीनों तरफ कार्बन के जुड़ा हुआ है। यहां पर नाइट्रोजन को देखें, एक लोन पेयर है, एक उसके पास हाइड्रोजन है, ये भी 2 डिग्री अमीन हुआ। एंड यू नो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स आर एक्चुअली फंक्शनल आइसोमर्स। यस, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो मतलब 1 एंड 2 आर फंक्शनल आइसोमर्स, ये बात तो सही है। 2 एंड 3 आर फंक्शनल, हाँ 2 एंड 3 भी सही बात होगी, क्योंकि 3 डिग्री 2 डिग्री है। ओके, तो फंक्शनल की कहानी तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है 1 एंड 2 आर कन्फर्मेशनल। अच्छा, कन्फर्मेशन में क्या करते हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन होती है ना, कनेक्टिविटी चेंज नहीं होगी। देखो, अब ये जहां नाइट्रोजन जुड़ा है बच्चे, नाइट्रोजन एक इथाइल, एक H, एक लोन पेयर, और इसके पीछे वाला जो कार्बन है, ये रिंग वाला, ये 3 मिथाइल के साथ जुड़ा है। ओके, तो कनेक्टिविटी ऐसी ही रहनी चाहिए कि नाइट्रोजन के आगे इथाइल है और उसके पीछे जो कार्बन है उस पर 3 मिथाइल हैं। यहां पर देखो, नाइट्रोजन के पास 2 मिथाइल आ गए, कनेक्टिविटी कहां रही, सेम। नाइट्रोजन के साथ इथाइल जुड़ा था और पीछे जो कार्बन था उस पे 3 मिथाइल थे। यहां नाइट्रोजन के साथ ही 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए और पीछे वाले कार्बन पे इथाइल आपने चिपका दिया और एक मिथाइल, कनेक्टिविटी आपने डिफरेंट कर दी। कनेक्टिविटी ही डिफरेंट हो गई तो दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट है वो। और वैसे भी ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री अमीन है, इनका आपस में लग रहा है कन्फर्मेशनल आइसोमर होने का यहाँ पे स्कोप है स्कोप कोई। अरे भैया, आपने 2 डिग्री अमीन को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है, तो कन्फर्मेशनल आइसोमर कैसे हो सकते हैं जब वो ऑलरेडी वो फंक्शनल आइसोमर्स हो चुके हैं वो। ठीक है, वो अलग अलग कंपाउंड हो चुके हैं वो, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही 1 एंड 2 आर कन्फर्मेशनल बेतुकी है। 1 एंड 2 आर फंक्शनल आइसोमर, बात सही है, वाइल 2 एंड 3 आर कन्फर्मेशनल। अरे भैया, 2 और 3 भी तो आपस में फंक्शनल ही हैं,
वो 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है, कैसे कन्फर्मेशनल हो जाएंगे? अगेन बेतुकी सी बात है। 1 and 2 आर फंक्शनल वाइल 1 and 3 आर कन्फर्मेशनल। अच्छा, 1 and 3 को चेक किया जा सकता है क्योंकि ये भी 2 डिग्री है और वो भी 2 डिग्री है। अब अगेन कनेक्टिविटी की बात, नाइट्रोजन इथाइल और एच से जुड़ा है और पीछे वाला कार्बन 3 मिथाइल। नाइट्रोजन इथाइल और एच से जुड़ा है और वो जिस कार्बन से जुड़ा है ना, नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ है? देखो, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल और उसके पीछे पीछे कार्बन पे एक और मिथाइल। भैया इसमें नंबर ऑफ कार्बन ही बढ़ गए, कैसे? देखो, इथाइल को अगर आप छोड़ दो नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा है, उसके अलावा देखो कितने कार्बन है। ये वाला फ्रंट कार्बन 1, पीछे वाला रिंग 2, 3, 4, 5 कार्बन है यहाँ पे। तो इथाइल को अगर मैं छोड़ दूं तो ये 1 कार्बन, ये रिंग 2 कार्बन, ये 3, ये 4, यहाँ 4 कार्बन है उसके अलावा। तो नंबर ऑफ कार्बन ही मैच नहीं कर रहे। जब कार्बन ही मैच नहीं कर रहे हैं तो मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। सॉरी, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या, डिफरेंट कंपाउंड हो गए, आइसोमर्स नहीं है ये। नंबर ऑफ कार्बन आपका मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब नन ऑफ द अबव। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो आप बहुत दिमाग लगाते हो कि शायद एबीसी में से कोई आंसर आएगा क्योंकि सर नन ऑफ द अबव दिया है, वो तो शायद नहीं होगा। तो आपकी जद्दोजहद इसमें रहती है कि ये जो 3 ऑप्शन है इन्हीं में से जुगाड़ लगा के जबरदस्ती फिट करेंगे आंसर अपना। बट कभी कभी भैया नन ऑफ द अबव भी आंसर आता है। तो ऐसे बड़े शानदार क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा भी है और इसमें आंसर भी नन ऑफ द अबव है। तो पूरा दिमाग लगा रहे हो इन तीनों ऑप्शन को सॉल्व करने में, पता लगा यार आंसर तो नन ऑफ द अबव है। तो इस पॉसिबिलिटी को भी ध्यान में रखें, ये भी आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। 4 इनोल फॉर्म आपको डायरेक्टली दी गई है, इन्हीं में से सबसे स्टेबल आपको बतानी है। तो मुझे नहीं लगता कि 20 सेकंड से ज़्यादा समय इसको लगेगा। देखिए गौर से, ध्यान से, और फिर बताइए क्या आंसर इसमें होगा। ठीक है, सिर्फ देख के बता देना, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म, क्या करें क्या करें क्या ना करें? तो कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। देखो यार, पहले वाले में अगर मैं देखूं तो ये बड़ा अच्छा अरेंजमेंट नहीं है। ये 3 मेंबर रिंग है, उसी पे साथ में आपने डबल बॉन्ड चिपका दी है और ये 2 डबल बॉन्ड तो आपस में कॉन्जुगेशन में, ये तीसरा आपका छूट गया। ओके, यहाँ पर आपने यहाँ डबल लगाया था, अब यहाँ नीचे वाले पे लगा दिया। बात तो लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 आपस में कॉन्जुगेशन में और इनका कॉन्जुगेशन में होना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इनमें रियलिटी में एक्चुअली कोई कॉन्जुगेशन हो नहीं पाती। इस डबल बॉन्ड को आप नीचे मूव करेंगे, इसको ऊपर मूव करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो इनके बीच में तो कॉन्जुगेशन भी नहीं है इफेक्टिवली, है ना। तो इससे तो ये बेकार है। यहाँ पर देखिए, डबल सिंगल, ओके 2 सिंगल, अब ये इसके साथ तो कॉन्जुगेशन में है, उसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। लास्ट वाले में अगर आप देखें, ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी कॉन्जुगेशन कर लेगा, उसके साथ भी कॉन्जुगेशन कर लेगा ना, दोनों के साथ। तो मतलब पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक आपका कॉन्जुगेशन में आ जाएगा आपका। ठीक है, या डबल बॉन्ड आप बोल सकते क्रॉस कॉन्जुगेशन में दोनों के साथ है। फाइन, ठीक है। एरोमेटिसिटी, लग रहा है कुछ एरोमेटिसिटी वाला, नहीं, एरोमेटिसिटी वाला कैरेक्टर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो डी वाले में आपके डबल बॉन्ड की सबसे अच्छी कॉन्जुगेशन हो रही है, दैट इज द मोर स्टेबल वन। यहाँ पर क्या है, दोनों अगल बगल में आ गए, कीटो ग्रुप 1 2 पे आ गए। 1 2 पे कीटो ग्रुप जब आ जाते हैं ना और वो सेम साइड पे हों, उनके बीच में रिपल्शन होता है, तो ये अच्छा नहीं है। उससे तो ये बेटर है, कम से कम दोनों अगल बगल में कीटो तो नहीं है। ओके, गॉट इट, डी ऑप्शन सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर। चलिए, तो इनमें से बताना है हमें कौन से हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अगेन बिल्कुल देखते सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है, 40 सेकेंड्स मैक्स। ठीक है, जल्दी से करिए। देखो, अब अगर पहला एग्जांपल मैं लूं, पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं, OCOMe, ठीक है, ये फ्रंट में था, ये फ्रंट में है। OCOMe फ्रंट में था, यहां बैक में है, पर ये COOMe है, ये ग्रुप मैच नहीं कर रहे हैं, ग्रुप मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते। फाइन, सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखें, यहां पे क्या है, देखो बच्चे, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट टेट्राहेड्रल है। तो अगर एक रिंग आपका 5 मेंबर रिंग इस प्लेन में है, अगला वाला उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ही होगा, समझे। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कुछ बना सकते हैं, है संभावना। चलो वो भी देख लेंगे, भी चिंता नहीं उसकी।
वैसे आपको पहले मैंने आइडिया दे दिया कि ये दोनों रिंग आपके परपेंडिकुलर प्लेन्स में हैं, तो ऐसा मत सोचना है ये बिल्कुल ऐसे जैसा दिख रहा है, ये सेम प्लेन में कहानी नहीं है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है, मतलब इस रिंग को मान लेते हैं, देखो ये वाला जो रिंग है, लेट्स से काम करो, लेफ्ट वाला जो रिंग था इसको हम इस प्लेन में लेते हैं, ठीक है, और राइट वाला जो रिंग है इसको लेते हैं परपेंडिकुलर प्लेन में। तो परपेंडिकुलर प्लेन में लूंगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, पहले कुछ ऐसा आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर, और अगली बार क्या है, ये इस इधर को दिया हुआ है, तो दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ये। अब बताइए इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? क्या रोटेट रूट करके इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर पाओगे आप? देखो पहला वाला रिंग तो मैंने सेम रखा, पर अब यहां जैसे पीछे की तरफ ओ था, अब यहां फ्रंट की तरफ ओ है, तो कुछ रोटेट वोटेट किया जा सकता है क्या? ऐसा कुछ पॉसिबल है कि सर सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड यहाँ पर रोटेट कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, फ्रंट को बैक में ले जाना, बैक को फ्रंट में ले आना पॉसिबल नहीं होता ना ये, ठीक है। चलो अब सेकंड थर्ड वाले को ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जब दो डबल बॉन्ड होते हैं तो दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, लाइक दिस। तो परपेंडिकुलर प्लेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो वैसे भी नहीं होता, होता है क्या? नहीं। और दूसरी बात यहां पर अगर मैं बात करूं सेम साइड ऑपोजिट साइड, अब ये वही बात आ गई, एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आप कब बोलते हो? ये दोनों सेम साइड थे, ये ऑपोजिट साइड थे, तो भैया सेम साइड ऑपोजिट साइड की कहानी आती है वो सेम प्लेन में तो रहे, ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ये दोनों आपस में बेसिकली क्या हुआ है, दे आर इनएंशियोमर्स, दीज आर इनएंशियोमर्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई सिमिट्री नहीं है, सिमिट्री नहीं है। आप खुद देखो, इस वाले बॉन्ड को जो इस तरफ था फ्रंट में था, इसको अगर मैं उधर एक्सचेंज कर लूं, इस वाले ओ को अगर मैं इसके साथ एक्सचेंज कर लूं, फ्रंट को बैक में ले जाऊं, बैक को फ्रंट में ले जाऊं, सिंगल एक्सचेंज कर दूं, तो ये जनरेट हो रहा है, हो रहा है ना? और यहां पर ये वाला कार्बन आपका कायरल है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से ये जुड़ा हुआ है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने की या कोई भी सिमेट्री निकालने की आप कोशिश करो, यहां पर आपको नहीं मिलेगी। ये दोनों आपस में एनहेंशियोमर्स हैं, ये ज्योमेट्रिकल नहीं है। ज्योमेट्रिकल के लिए परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं चाहिए, वो सेम प्लेन में चाहिए थे। वो कैसे? मतलब अगर 3 रिंग होते, एक रिंग ऐसा, अगला रिंग ऐसा, फिर अगला रिंग फिर ऐसा, तो पहला और तीसरा रिंग सेम प्लेन में आ जाते, तब मैं बोलता कि उनके बीच में मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल सकता हूं, पर यहां पर नहीं। तो यहां पर भी नन ऑफ द अबव इज द आंसर। क्या करें वंस अगेन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। देखो क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे से चूज करके आपके लिए लाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर मिले, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आइसोमरिज्म के ऊपर वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं, या थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इट विल जस्ट चेक द लेवल और द फंडामेंटल क्लैरिटी आपको कितनी अच्छे से है। अगर है तो आप सॉल्व कर पाओगे, नया सा क्वेश्चन आपको लगेगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको थोड़े से नए लगे क्वेश्चन, क्योंकि उसी पैटर्न के क्वेश्चन बार बार हम सॉल्व करते रहे तो कॉन्फिडेंस आ जाता कि अरे यार यहाँ ऐसा तो किया हुआ है, किया हुआ है, किया हुआ है, वो मज़ा नहीं आता, कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, जो एग्जाम में डिफरेंट ही मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ए और बी में ये क्या है? कि बी सर ये न्यूमैन प्रोजेक्शन लगा दिया, सर ये क्या है? बेटा अगर आपने पढ़ा है साइक्लोहेक्सेन का एक चेयर फॉर्म होती है, एक बोट फॉर्म होती है, हाँ जी। चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों होती है बोट से? क्योंकि चेयर में सारे के सारे बॉन्ड स्टैगर्ड होते हैं। ये चेयर फॉर्म का न्यूमैन है, ये चेयर फॉर्म डायरेक्टली दे दिया आपको, ये उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन दे दिया, डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम ही चीजें हैं। इसको एग्जैक्टली अब देखो यहां पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपवर्ड है, ये इक्वेटोरियल डाउनवर्ड है। हम चाहते हैं कि बल्कि ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल रहे, ये बात आपको पता है ना। साइक्लोहेक्सेन का जब आप चेयर फॉर्म बनाते हो उसमें 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, ये 2 तरह की पोजीशंस होती हैं, एक्सियल पोजीशंस मतलब एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। बल्कि ग्रुप को हमेशा इक्वेटोरियल पे रखा जाता है, तो यहां पर इसके पास हाइड्रोजन भी है पर वो एक्सियल पोजीशन पे है, तो इन्होंने बल्कि ग्रुप जो मिथाइल था उसको इक्वेटोरियल रखा, तो दैट्स अ गुड थिंग, दोनों को इक्वेटोरियल रखा है। यहां पर देखो ये वही है, इस वाले कार्बन पे जो इक्वेटोरियल अप है ये और ये सेम है, और उससे अगला वाला कार्बन, इससे नेक्स्ट ये रिंग वाला इक्वेटोरियल डाउन है, वो डाउन है, दे आर सेम, दे आर आइडेंटिकल।
उसी चेयर फॉर्म को यहाँ पर न्यूमैन की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया गया है। तो सर कैसे बनाते हैं पर चेयर के लिए, मतलब न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना कैसे बनाएंगे? अरे सिंपल है यार, इथेन के लिए पता है ना आपको, दो गोला लगाया, मतलब एक गोला लगाया, ये पॉइंट लिया, टैगर्ड में बना दो, ठीक है, ऐसे, फाइन, ये एक बना दिया। एक और इथेन का बना दो यहाँ पे, ये, और पॉइंट पे मिथाइल मत लगाओ, मैं सिर्फ सिंपल साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा हूँ। दो इथेन के न्यूमैन आपने बना दिए, इन दोनों को जोड़ दो बीच में से ऐसे करके, बस दैट्स योर साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन चेयर फॉर्म का। ओके, तो ए और बी बराबर है, उनकी स्टेबिलिटी बराबर आएगी, तो ए और बी बराबर है। अच्छा ठीक है। और सी में अगर आप देखो, एक को भी एक्सिल पे रखा है, इसको भी एक्सिल पे रखा है, दोनों को एक्सिल पे रखा भैया, बल्कि ग्रुप्स को, बल्कि ग्रुप को तो इक्वेटोरियल रखना चाहिए ना, तो सी वाले की स्टेबिलिटी कम है, तो ए और बी बराबर हैं, सी की स्टेबिलिटी उनसे कम है। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, समझ आया? नया पता लगा आज? चलो, अगर नया पता लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो भी अच्छी बात है यार, मतलब तुम्हें ऑलरेडी पहले से आता था ये तो और भी अच्छी बात है। चलिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर बिना पेन उठाए आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, यस, बिना पेन उठाए आपको सॉल्व करना है ये। फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्राजोन, एसीटोन, ऑक्साइम, एसिटोफिनोन, ऑक्साइम, बेंजोफिनोन, ऑक्साइम, क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है, देखिए फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए, HCHO, इसको जो आपने ट्रीट किया हाइड्राजीन से, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो यहां पर हम क्या करते थे, हम बोलते थे सर ये वाला H2O उड़ा दीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड NH2 लाइक दिस, ठीक है, राइट। यो फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्राजीन से बना फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड तो है, पर क्या है GI शो करेगा? इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा। चलिए, एसीटोन का ऑक्साइम, अब अगेन बात वही आ गई, एसीटोन क्या है? एसीटोन आपका ये था, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, तो कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, इसका ऑक्साइम बनाओगे ऐसा बनेगा, ठीक है, तो कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, तो इसमें भी नहीं हो पाया। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन में क्या होता है, एक तरफ बेंजीन रिंग होता है और एक तरफ आपका मिथाइल होता है, तब आपका जब ऑक्साइम बनेगा इट विल बी लाइक दिस। तो अब इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, नाइट्रोजन पे भी दोनों डिफरेंट है, क्योंकि एक लोन पेयर और एक OH है। अभी OH और CH3 आमने सामने है, अगली बार पीएच को इस तरफ ले आओ, पीएच और OH को आमने सामने कर लो, तो आपके पास पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएगा। बेंजोफिनोन में क्या होगा, बेंजोफिनोन में यहां पर भी पीएच और यहां पर भी पीएच, अगेन दोनों ग्रुप कार्बन के साथ सेम हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं आ पाएगा। तो देखा, सिंपल, देख के दिमाग में सॉल्व कर लेना क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the Newman projection shown below represents the most stable conformation about the C1C2 bond of 1-iodo 2-methyl propane? चलिए अगेन देख के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, लिखना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आइसोमरिज्म का ये फायदा है, आइसोमरिज्म में कोई मैकेनिज्म नहीं करना है, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, रिएक्शन नहीं करना, देख के बताना यार ये क्या है आपस में, एनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, सेम है, क्या है, तो आपका देख के माइंड में जितना अच्छा विजुअलाइजेशन आप कर पा रहे हो, चीज़ों को 3D में सोच पा रहे हो, अच्छा ये ग्रुप इस तरह से आपस में ओरिएंटेशन में होंगे, जितना अच्छा आप 3D में सोच पाओगे, और वो तभी आता है जब आपने बार बार मेहनत की हो, ठीक है, को ड्रॉ किया और दिमाग में बार बार सोचा हर चीज़ को, उतनी ही आपकी 3D इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही आसान आपको आइसोमरिज्म लगेगा। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे बड़ा आसान है, 1 पे आयोडो है, 2 पे मिथाइल है, ठीक है, पहले वाले स्ट्रक्चर को देखो, पहले वाले पे 1 पे आपका आयोडो तो है पीछे वाले कार्बन पे, और उसी पे मिथाइल भी लगा हुआ है, तो 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन कैसा रहेगा आपका, ये आ गया आपका 1 आयोडो 2 पे, बट जिस कार्बन पे आई लगा है उस पे बाकी के दो तो हाइड्रोजन है ना, तो यहां पर इस रिंग वाले कार्बन पे आयोडीन लगा है, और उस पे और क्या क्या लगा हुआ है, CH3 और H, अरे ये दोनों H होने चाहिए थे, तो ये तो स्ट्रक्चर ही सही नहीं है। यहां पर देख लो, जिस रिंग वाले पे आयोडीन लगा है उस पे अब देखो H और CH3,
दोनों H होने चाहिए थे, ये भी आपका आउट हो गया। या रिंग वाले पे देखो आयोडीन लगा और बाकी 2 H लगे हैं, यस। और अगले वाले कार्बन पे CH3 CH3 और एक H। हाँ जी, तो फ्रंट वाले पे CH3 CH3 और एक H, ये एटलीस्ट मैच कर रहा है। मोस्ट स्टेबल तो देख लेंगे, ठीक है, ये स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड में थोड़ा दूर ही रखा है इसको, 180 डिग्री पे नहीं रखा। वो भी अच्छी बात इसलिए 180 डिग्री पे इन दोनों को क्यों नहीं रखा, क्योंकि आयोडीन ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, तो ये ज़्यादा बड़ा है। इसको और इसको आपने 180 डिग्री पे रख दिया, क्योंकि इसके साथ दोनों को तो 180 पे नहीं रख सकते थे, एटलीस्ट एक को रख सकते थे। तो यहां पर ये मत सोचना कि सर मोस्ट स्टेबल में दोनों मिथाइल को 180 क्यों नहीं किया। अरे भैया, मिथाइल से ज़्यादा बड़ा ग्रुप ये है, तो इसको 180 पे रखने की कोशिश करो किसी एक ग्रुप के साथ, तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है, यहां पर देखो जिस पे आयोडीन है उस पे मिथाइल भी लगा दिया इन्होंने। अगेन स्ट्रक्चर को ही सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, कंफर्मेशन ही गलत है इसकी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आसान सा क्वेश्चन है ये, और चलिए दिमाग लगाइए। नहीं, आसान नहीं क्वेश्चन है, मतलब आसान है पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है यहाँ पे। ठीक है, इस नॉट लड्डू क्वेश्चन नहीं है। Potential energy barrier for the direct interconversion of the two Gauss forms of the butene. Butene नहीं, butane है ये. Okay, butane is 3.6 kilocalorie per mole. What should be the expected potential energy barrier for the direct interconversion of the two Gauss form of 1,2-dichloroethane van der Waals radius? अच्छा, यहाँ पे खत्म हो गया sentence. Van der Waals radius of a covalently bonded chlorine atom is about the same as that of a methyl group. तो ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि भैया नॉर्मली जब आप गॉश फॉर्म बनाते हो ब्यूटेन का, वो कैसा बनता है, CH3 को आप 60 डिग्री पे रखते हो, ये आपकी गॉश फॉर्म है ना, बाकी सभी पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, फाइन। अब इसको आपने दूसरी गॉश फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये बोल रहा ना, द बैरियर फॉर द डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ द टू गॉश फॉर्म्स। सर एक साइड, एक बार इधर है ये 60 डिग्री पे, अगली बार इधर ले लेते हैं। ठीक है, इसको जब आपको कन्वर्ट करना है इनटू समथिंग लाइक दिस, एक CH3 यहाँ लगा दिया आपने, यहाँ पे है, बाकी के 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन हैं। तो अब देखो क्या होगा, इसको पहले तो यहाँ जाना पड़ेगा, एक्लिप्स में जाना पड़ेगा, फिर आगे जाएगा। एक्चुअली जो एनर्जी बैरियर है वो इस एक्लिप्स्ड फॉर्म को क्रॉस करने का है, क्योंकि जब ये एक्लिप्स होगा तो उनके बीच में रिपल्शन बहुत हाई होगी, इसीलिए एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी वो कितने से बढ़ी, वो बढ़ी 3.6 किलो कैलोरी पर मोल से। फिर जब दूर जाएगा फिर एनर्जी घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वे कह रहा है कि गॉश से आप एक्लिप्स पे गए, फिर एक्लिप्स से फिर गॉश में आए, ये बैरियर आपका 3.6 किलो कैलोरी पर मोल का है। ओके बच्चे, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे गॉश फॉर्म, वो कैसा बनेगा, वो भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ क्लोरीन बाकी सब पे H, क्योंकि अब इथेन है तो 2 ही कार्बन हैं, ब्यूटेन में 4 थे, 4 में ये जो 2 CH3 थे इनको हटा के हमने क्लोरीन लगा दिया, 2 ही कार्बन रह गए, बाकी 2 क्लोरीन आ गई। तो अब ये ऐसा बोल रहे हैं यहां पर कि वॉन डर वाल्स रेडियस ऑफ अ कोवलेंटली बॉन्डेड क्लोरीन एटम इज अबाउट द सेम, कि जैसे कि यहां पर आपके ये 2 CH3 थे, अगर इन्हीं को हटा के इन्हीं सेम पोजीशन पे आप 2 क्लोरीन लगा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी बैरियर कितना होगा इंटर कन्वर्जन के लिए, प्रोवाइडेड क्लोरीन का साइज लगभग उतना ही है जितना मिथाइल का था। तो क्या इसका भी 3.6 ही रहेगा कि सर साइज सेम है, तो जब ये एक्लिप्स में आएंगे तो लगभग उतनी ही रिपल्शन क्रिएट करेंगे जितनी यहाँ पर कर रहे थे, तो लगभग उतना ही एनर्जी बैरियर रहेगा, या आपको लग रहा है कि उससे ज़्यादा होगा। कि इस बात पे यहाँ पर कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप कैलकुलेट करके आंसर देंगे, बात ये है कौन सा ऑप्शन लॉजिकली सही लग रहा है, बाकी 3 गलत लग रहे हैं। देखो पहली बात, अब आपने थोड़ा सोचा तो होगा, देखो जब भी 2 ग्रुप इस तरह से क्लोज आपके एक्लिप्स फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं, तो एक तो आपकी वॉन डर वाल रिपल्शन होगी वहाँ पे, दोनों के जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में रिपेल करेंगे, वो तो अलग है, साथ में लोन पेयर को भी कंसीडर करना जरूरी है। मिथाइल के पास कोई लोन पेयर नहीं है, साइज माना सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, पर कोई लोन पेयर उसके पास नहीं है, जबकि क्लोरीन के पास दोनों बंधुओं के पास 3-3 लोन पेयर हैं। ठीक है, अब बोलिए अगर इनके पास अगर 3-3 लोन पेयर होंगे, लेट मेक अ डिफरेंस, ऑब्वियसली
ऑब्वियसली इट विल मेक अ डिफरेंस। हम पढ़ते हैं सर लोन पे रिपल्शन, लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन, बॉन्ड पे बॉन्ड पे, तो मतलब जस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट नहीं था सर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो पेयर कौन सा है, लोन पेयर है कि बॉन्ड पेयर है? वैसे सर कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन में बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना उन 3 बॉन्ड्स में, बात वो नहीं है। पर कार्बन के साथ जो वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन वाले हैं उनमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 3 लोन पेयर में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दीज आर लोन पेयर्स, दीज आर बॉन्ड पेयर्स। और जब दोनों क्लोरीन आमने सामने आएंगे उनकी लोन पेयर रिपल्शन काफी हाई होगी। इसी वजह से आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड एंगल्स Cl2O और F2O में, है ना, काफी अनएक्सपेक्टेड सा डिफरेंस रहता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन आपस में काफी रिपेल कर जाते हैं, सही है। तो इसीलिए एनर्जी बैरियर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो बेटा कम तो नहीं हो पाएगा, सेम तो नहीं हो पाएगा, और 3.6 से बढ़ के सिर्फ 4.2 आएगा या इतना हाई जाएगा, यहीं पर सारी सारी कहानी टिकी है। तो लोन पेयर रिपल्शन इज सिग्निफिकेंट, और इतना माइनर सा डिफरेंस नहीं आएगा, उसमें डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो ओनली वन ऑप्शन सीम्स लॉजिकल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, पहले मैं सोच रहा इसको रखूं ना रखूं, क्या यहां पर एब्सोल्युटली ये आंसर प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है कि आप किसी तरीके से ये वैल्यू ले आओ, नहीं, मोर लाइक लॉजिकल, ठीक है। एंड ऊपर से अगर आप इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ढूंढेंगे भी कहीं पे, तो लोगों ने ऐसे उलूल जुलूल तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश, गलत तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बात वो ये थी कि जस्ट बिकॉज आंसर आपको मिल गया, आंसर आपको प्रूव करना है किसी भी तरीके से, वो सही अप्रोच नहीं होती है। तो कभी भी अगर ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाके ढूंढते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, याद रखें हर एक सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन सही नहीं होता, और जनरली जिन क्वेश्चन में हमें डाउट होता है उनका सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, ठीक है। इसीलिए आसान सा क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, टफ के सॉल्यूशन में ध्यान दें, कभी लगे कि शायद यार कुछ तो गड़बड़ है तो उसको क्रॉस चेक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनएंशियोमर, ये भी एक ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर भी आपको थोड़ी सी गलतियां मिलेंगी, तो चलिए करिए कोशिश क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसको मैं आपको 2 से 2.5 मिनट्स, ठीक है, 2 से 2.5 मिनट आपको लगने चाहिए, करिए। पहले वाले स्ट्रक्चर को देख के फीलिंग तो नहीं आ रही है, शायद इनएंशियोमर हो सकते हैं, पलटा मार दिया है, फ्रंट से बैक कर दिया, सिंगल एक्सचेंज कर दिया, तो है ऐसा कुछ नहीं। देखो पहला ऑप्शन में अगर आप देखें इन दोनों में क्या है बेटा, इस चेन को अगर मैं ऐसे पलट दूं ना, मैं ये जो दोनों फ्रंट में थे, जब इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा ना मैं ऐसे, ठीक है, ये जो चेन है ना आपकी ऐसी है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, मतलब राइट एंड को लेफ्ट में ले आया, लेफ्ट को राइट में ले आया, तो उसको मैं ऐसे कर घुमा दूं तो जो फ्रंट में था वो ऑटोमेटिकली बैक में चला जाएगा। तो ये दोनों सेम हैं, सिर्फ आपने उसको फ्लिप किया हुआ है, दे आर सेम। ये मत सोचना सर यहाँ पर, हाँ सर फ्रंट और बैक सिंगल एक्सचेंज कर दिया, सर यहाँ पर भी सिंगल एक्सचेंज कर दिया है, दोनों कायरल सेंटर्स पे आपने सर सिंगल एक्सचेंज कर दिया। अरे भैया ये कायरल था ही नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कायरल नहीं है ये। जो कायरल है ही नहीं तो एनेंशियोमर बनाने का तो कोई स्कोप ही नहीं बनता, राइट। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में अगेन सर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड वाला भी कायरल है ही नहीं, तो एनेंशियोमर होने का सवाल ही नहीं उठता। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाला बड़ा प्यारा ऑप्शन है, फोर्थ वाला भी ठीक है, फोर्थ वाला कुछ खास प्यारा नहीं है, इट्स डिसेंट। यार अब मेरे लगाए हुए पौधे आए जा रहे हैं, करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें नहीं दिखेगा अभी साइड में पानी ज़्यादा हो गया, तो बताइए क्या होगा, सी ऑप्शन में क्या लग रहा है। अब काफ़ी बच्चों को लगेगा कि सर बात बिल्कुल सही है, एनेंशियोमर है ये, इवन बुक में भी आंसर दिया हुआ ये एनेंशियोमर है। वहां तो मैं एकदम स्तब्ध रह गया था कि ये क्या, मतलब ये एनेंशियोमर दे दिए। अब देखो सुनो, ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को पलटा मारो ऐसे, ऐसे समझे, ये जो नीचे है ना ये बॉन्ड ऐसे कर दो इसको, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन के अबाउट इसकी मिरर इमेज ऐसे करके ऊपर को पलटा मार दो। पलटा मारने से क्या हो जाएगा,
ऐसे ऊपर को करोगे, ये दोनों जो बी आर सी एल हैं ये फ्रंट में थे, ये नीचे चले जाएंगे और ये इधर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसे को पलटते हो ये, ठीक है, अभी ये बी आर आपका फ्रंट में है और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कैसे करके पलटना है, आपको उसको ऐसे कर देना है, राइट। तो जो फ्रंट में था, जब मैंने इसको ऐसे किया, ये बैक में चला गया, ठीक है, ये बैक में जाएगा, तो ये बी आर सी एल बैक में जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, ओके। अब उसके बाद हॉरिजॉन्टल पलटा मार दो उसको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, यस। तो वो जो यहाँ पर चले गए थे और बैक साइड में चले गए थे, वो हॉरिजॉन्टल पलटा मारा, अब वो फ्रंट में आ जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ आ जाएगी दो फ्लिप मारने के बाद। एक बार तो आपने इसको ऐसे किया, फिर ऐसे कर दिया, ठीक है, दो फ्लिप मारने के बाद ये सेम चीज़ आ जाएगी, ओके। करके देख लो एक बार आराम से इसको करके देख लो। दूसरी बात, ये वाला पॉइंट पकड़ो, यहाँ से फ्रंट में आऊँ तो क्लोरीन, पीछे को जाऊँ तो क्लोरीन, फ्रंट में आऊँ यहाँ पे तो ब्रोमीन, पीछे को जाऊँ तो ब्रोमीन, उधर को जाऊँ तो मिथाइल, इधर को आऊँ तो मिथाइल। अरे भैया सेंटर ऑफ सिमिट्री है, कायरल नहीं है वो, कायरल नहीं है तो ये भी ऑप्शन आउट हो गया। डी वाले ऑप्शन को देखें, डी वाले में क्या करना है, डी वाले में तुम आर एस नेमिंग के थ्रू भी कर सकते हो वैसे। अब देखो यहाँ पर अगर तुम इनमें देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये इथाइल वाला कार्बन नीचे है, यहाँ पर इन्होंने ऊपर लिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसको घुमा लो। देखो फिशर प्रोजेक्शन को ऐसे घुमाना अलाउड है, फ्लिप नहीं कर सकते आप, ठीक है, जैसे ये है ना, ये इसको प्लेन में ही घुमाओ ऐसे, राइट, ऐसे नहीं करना है, फ्लिप नहीं करना है। तो बेटा इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं, तो जो नीचे वाला था ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो टॉप और बॉटम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और बाकी जो चार पोजीशन है वो डायगनली इंटरचेंज हो जाती है, मतलब एच एच आपस में, और सी एस थ्री और इथाइल, तो सी एस थ्री यहाँ चला जाएगा, इथाइल यहाँ आ जाएगा, सी एल नीचे आ गया, ओ एच यहाँ आ गया, एच यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे आ गया, तो ये इंटर कन्वर्ट हो गया, ऐसा आ गया। अच्छा, अब इसको इससे कंपेयर करूं, मिथाइल और ओ एच, अब मिथाइल को यहाँ ले आओ, ओ एच को यहाँ ले आओ, सिंगल एक्सचेंज, तो मिथाइल वहाँ चला गया, ओ एच यहाँ पे आ गया, फिर ओ एच और एच को सिंगल एक्सचेंज कर दो, तो दो एक्सचेंज के बाद ये वाला जो जंक्शन है ये तो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, कर जाएगा ना, यस, दो दो एक्सचेंज कराना, इवन एक्सचेंज कराना अलाउड होता है, मतलब ये तो मैच कर गया, एक हाफ तो मैच कर गया। नीचे वाले की अगर हम बात करें, सीएल और ईटी को इंटरचेंज करो, बस सिंगल एक्सचेंज पे ही मैच कर गया ये, दूसरा जंक्शन सिंगल एक्सचेंज पे मैच कर गया, मतलब वहां वो एनेंशियोमर वाला पार्ट है, तो एक हाफ मैच कर रहा है और एक हाफ उल्टा है, तो ये क्या हुए, एनेंशियोमर नहीं हुए, एनेंशियोमर में दोनों हाफ उल्टे होने चाहिए, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, आधा मैच कर रहा और आधा मिरर इमेज है, दैट मीन दे आर डायस्टीरियोमर्स, तो दीज आर डायस्टीरियोमर्स। तो आंसर क्या है सर, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, यस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया था क्योंकि मतलब आपने दिया था यार सी ऑप्शन आपके एनेंशियोमर्स हैं, पर मुझे किसी एंगल से नहीं लगा, अब आई डोंट नो, मे बी हो सकता है किसी हायर लेवल पे जाके मैं थोड़ा सा गलत प्रूव हो जाऊं, बट मुझे किसी एंगल से नहीं लग रही कि ये एनेंशियोमर है, क्योंकि दो फ्लिप मारने के बाद वो एक्जैक्टली सेम आ रहा है, उसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री भी आ रही है, ठीक है, बाकी तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज माई एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई भी एनेंशियोमर आपस में नहीं है। चलिए 13 क्वेश्चन लेते हैं। 1.20 ग्राम सैंपल ऑफ कोकेन, जिसका अल्फा आपको -16 डिग्री दिया हुआ है, is dissolved in 7.5 ml of chloroform and placed in a polarimeter tube having a path length of 5 centimeter. Calculate the observed rotation. अरे सर ये भी क्वेश्चन होता है, अच्छा मतलब ये एंगल पे भी क्वेश्चन आ जाता है, काफी बच्चों ने ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होते, उनको पता भी नहीं होता है, फॉर्मूला याद किया होता है पर फॉर्मूले में वैल्यूज को कैसे पुट करना है ये पता नहीं होता। चलो ध्यान दे के एक बार बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, पता लगा छोटी सी इंफॉर्मेशन छोड़ दी थी पूरे चैप्टर में, 4 नंबर वहीं पे गए, ठीक है, तो हमें जरा सा कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। तो चले सॉल्व करें, ठीक है, देखो अल्फा आपको दिया, अल्फा इज योर स्पेसिफिक रोटेशन, वो फिक्स रहती है, बेटा अल्फा क्या होता है आपका, थीटा अपॉन एल इंटू कंसेंट्रेशन टी, ओके, ठीक है, तो अल्फा कितना दिया हमें, अल्फा दिया -60, थीटा कितना दिया हुआ है, कितना ऑब्जर्व हो रहा है, तो ऑब्जर्व, अच्छा वही तो निकालना है, ओके ठीक है,
ये जो एल है ना लेंथ, ये डेसीमीटर में लेते हैं। 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। बेटा 5 सेंटीमीटर को मैं डेसीमीटर में क्या लिख सकता हूं मैं? 0.5 डेसीमीटर, राइट? लिखता हूं ना मैं। याद रखना है लेंथ को हमेशा डेसीमीटर में लेना है, ठीक है? ओके, तो मतलब लेंथ आ जाएगी यहाँ पे आपकी 0.5। और कंसंट्रेशन को किस में लेते हैं? कंसंट्रेशन को लेते हैं ग्राम पर एमएल में। कितने ग्राम, कितने एमएल। बेटा कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ग्राम डिवाइड बाय कितने एमएल है, 7.5। कंसंट्रेशन आ जाएगा आपका 1.2 डिवाइड बाय 7.5 यहाँ पे। बस कर लो जरा आप कैलकुलेट। थीटा कितना आ जाएगा? -16 × 0.5 -8 हो जाएगा ये। -8 × 1.2 अपॉन 7.5, ठीक है ना? आ रहा है अगर हम निकालते हैं 1.28, तो लगभग 1.3, ठीक है? डी ऑप्शन, समझे? तो ये चीज याद रखनी है बस। अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी। थीटा इज योर ऑब्जर्व्ड रोटेशन, एल इज द लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर्स, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर एमएल। बस बाकी का तो क्वेश्चन आसान था। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। दिस अगेन इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन बहुत 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 ज़्यादा काम आएगी। बिना इमेजिनेशन के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इमेजिनेशन का तड़का लगाइए और देखिए ये क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये तीनों रिंग्स का आपस में रिलेशन, स्पेस में किस तरीके से अलाइनमेंट होगा, सेम प्लेन में होंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, कैसे होंगे, ठीक है? सोचिए उसके बारे में। 2 से 3 मिनट सॉल्व करें, करें। देखो पहला रिंग इस प्लेन में है, अगला रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, अगला वाला फिर इस प्लेन में होगा। इट्स लाइक, अब इसको थोड़ा दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा। पहला रिंग है ना, उसको ऐसे ले लो। अगला जो रिंग है ना, इट्स लाइक ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इमेजिन कर पा रहे हो? ये इस प्लेन में है, ये वाला परपेंडिकुलर प्लेन में, ये इस प्लेन में है, ठीक है? कितने अरेंजमेंट इसके बना सकता हूं मैं? एक तो ऐसा हो गया। अब देखो ये जो दो मिथाइल हैं, इन दोनों पोजीशन पे, दोनों को अप लगा लूं। अब देखो ये दोनों ऑक्सीजन भी ऊपर की तरफ है, तो एक अरेंजमेंट हो गया, दोनों ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, और बीच में जो कार्बन था उस पे जो दोनों मिथाइल हैं वो भी ऊपर की तरफ, ठीक है? चलिए, ठीक है, डन। एक अरेंजमेंट हो गया ये। दूसरी बार ये दोनों मिथाइल नीचे की तरफ तो लगा सकता हूं मैं, दोनों बार नीचे, दोनों ऑक्सीजन ऊपर की तरफ और दोनों मिथाइल नीचे की तरफ, ये सेकंड अरेंजमेंट हो गया। ओके, ठीक है। अगली बार एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, दोनों ऑक्सीजन ऊपर, एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, ठीक है? ये तीसरी तरह का अरेंजमेंट हो गया। और नेक्स्ट, अब जरूरी तो ना यार इस वाले रिंग में ऑक्सीजन को ऊपर ही रखूं मैं। ये ऑक्सीजन ऊपर रखो और इसको रिंग को ऐसे करके ड्रॉ करो कि ऑक्सीजन ये नीचे वाली पोजीशन पे आ जाए। ऐसे भी तो कर सकते हैं, यस। दोनों ऑक्सीजन को अब ऑपोजिट साइड में रखो। अब बीच वाला जो मिथाइल है, सॉरी बीच वाला जो रिंग है, दोनों मिथाइल को ऊपर कर दो। अब बेटा चाहे दोनों को ऊपर रखो, तो एक ऑक्सीजन के लिए तो वो सेम साइड पे है और एक के लिए वो ऑपोजिट साइड पे है। अगर मैं दोनों को नीचे भी ड्रॉ कर दूं, तो एक के लिए वो सेम साइड पे होंगे और एक के लिए वो ऑपोजिट साइड पे होंगे। ऐसा मत कर देना कि एक बार सर ऊपर बना दिया दोनों को, एक बार दोनों को नीचे कर दिया। वो दोनों सेम ही अरेंजमेंट होंगे, क्योंकि इसको पलट दोगे, इसको पलट दोगे तो वो वाला अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है? हाँ, तो एक और अरेंजमेंट क्या हो सकता है सर? दोनों ऑक्सीजन ऑपोजिट साइड थी, हाँ, एक मिथाइल ऊपर की तरफ, एक मिथाइल नीचे की तरफ। बेटा कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 अरेंजमेंट तो मेरे पास आ रहे हैं, इसके अलावा नहीं, मेरे पास नहीं आ पाएंगे। 5 तो आ रहे हैं। ओके सर, ठीक है, 5 तो आ रहे हैं। क्या है ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। इनमें
किसी के पास चांस है इनहेंशियोमर बनाने का, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने का? सर उसके लिए तो सर प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह देखने पड़ेंगे। देखो फिर, अब देखो ये पहले करी दोनों मिसाइल ऊपर की तरफ है, बेटा मैं इसको ऐसे कट कर दूं, इस प्लेन में कट कर दूं अगर मैं, ठीक है, ये वाला जो प्लेन है ना ये वाला, तो ये वाला रिंग बीच में से कटेगा, इधर भी मिसाइल ऊपर में, इधर भी मिसाइल ऊपर में, तो सिमेट्री आ जाएगी ना, ऐसे बीच में से कट जाएगा ये। ठीक है, समझ रहे हो? ये रिंग ऐसा है, ये रिंग ऐसा है, और बीच में रिंग ऐसा है, तो ऐसे जब मैं काटूंगा इसको, तो रिंग ये बीच में से कटेगा, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल। ओके, तो सर इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, पहले वाले में आ गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड वाले में, अब क्योंकि दोनों नीचे की तरफ थे तो बात वही, दोनों नीचे हैं, बीच में से कट करूंगा तब भी सिमेट्री आ जाएगी। सर अगले वाले में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। अगले वाले में एक ऊपर एक नीचे है, बीच में से कट करूंगा नहीं आएगी, क्योंकि एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, नहीं आएगी। इसमें नहीं है, ये वाला आपका कायरल हो गया क्या? राइट, हुआ? अरे नहीं, ये भी नहीं हुआ। एक और तरीके से सोचेंगे तो इसमें भी आपको सिमेट्री मिल जाएगी। कैसे? अरे अब ऐसे मत काटो, अब ऐसे बीच में से काट दो। हाँ, इनको भी ऐसे कर सकते हैं ना, ये दोनों ऊपर दोनों नीचे को आप ऐसे ही बीच में से कट करोगे, दोनों ऊपर है दोनों नीचे, तो ऐसे भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। एक ऊपर था एक नीचे था तो वो ऐसे कट जाएगा, कम से कम ये दोनों आपकी सिमेट्री में रहेंगे। इसमें भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया। अब जब दोनों ऑक्सीजन ऑपोजिट साइड में है, एक ऊपर एक नीचे है, तो फिर ऐसे नहीं कट कर सकते आप, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है तो नहीं बात बनेगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो इसी रिंग के प्लेन में कट कर दो। अब रिंग के प्लेन में कट करोगे तो बीच वाला रिंग बीच में से कटेगा, बीच में से जब वो कटेगा, जब दोनों मिसाइल ऊपर की तरफ होंगे तो भी सिमेट्री आ गई, बीच में से कट गया। एक ऊपर एक नीचे है, अब वो आपने क्योंकि बीच में से कट किया है लास्ट वाले में उसमें, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, है उसमें सिमेट्री? ऑक्सीजन भी ऑपोजिट साइड में है, पर वो ऐसे कट करूंगा मैं तो वो ऑक्सीजन वाले रिंग तो कट जा रहे हैं पूरे, पर बीच वाला रिंग जो कटेगा, एक मिथाइल ऊपर था एक मिथाइल नीचे था, तो क्या उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आई? सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो ना, एक ऑक्सीजन यहाँ ऊपर है, उसको एक्सटेंड कर दो तो एक ऑक्सीजन नीचे है, यहाँ से सेंटर से एक मिथाइल ऊपर की तरफ है, वो एक मिथाइल नीचे की तरफ है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। हाँ सर, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो मतलब सभी में कोई ना कोई सिमेट्री एलिमेंट आ ही गया। तो मतलब कंटेनिंग 5 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आउट ऑफ विच वन इज इनएंशियोमेरिक पेयर। नहीं, ये जो 5 अरेंजमेंट बने थे इसमें से इनएंशियोमर कोई भी नहीं बना सकता। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ एक्स इज 5, दैट इज ट्रू। ऑल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ एक्स कंटेन पीओएस। नहीं, सबके पास पीओएस नहीं है, एक के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमेरिक पेयर इज 9। अब नहीं होगा, ठीक है, करके देख लोगे, 9 तो बहुत दूर की बात है, डायस्टीरियोमेरिक पेयर नहीं बन पाएंगे। चलिए 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमरिज्म। ये तो बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा मैंने कहा अब है ना, बीच में रिलैक्सेशन भी होना चाहिए 15 क्वेश्चन पे। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको 30 सेकंड के अंदर। किसमें टॉटोमरिज्म हो सकता है? अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, वो भी sp3 कार्बन के ऊपर। देखिए यहाँ पे कार्बोनिल के बगल में यहाँ पर हाइड्रोजन तो है, पर वो sp3 कार्बन नहीं है, उन पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें तो पूरा एंड तक चले जाओ, कहीं पर भी sp3 कार्बन बीच में नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन हो, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखें बेंजीन है, इधर इधर से तो नहीं निकाल सकते, है ही नहीं हाइड्रोजन यहाँ पे। यहाँ पर इसके पास, अब क्योंकि sp3 नहीं है, वहां से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये sp3 भी है और इसके पास हाइड्रोजन भी है। सिमिलरली इसके पास भी हाइड्रोजन है और ये भी sp3 है। इन दोनों से हाइड्रोजन निकाल के टॉटोमरिज्म करवाया जा सकता है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ ऐसा खास एक्सप्लेनेशन या परेशान होने वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो बीच में थोड़ा आपको रिलैक्स करने के लिए क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए जल्दी से 30 सेकंड के अंदर आंसर इसका आना चाहिए आपके पास। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में?
हो गया, सॉल्व हो गया। देखो, तो पहले बात देखो कि कितनी लोकेशन है, कितने स्टीरियो सेंटर है जिनके अबाउट आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बता सकते हो। एक ये डबल बॉन्ड, इसके क्रॉस GI होगा, यस, क्योंकि ये कार्बन पे H और PH दो डिफरेंट ग्रुप है, इस पे भी H और ये ग्रुप डिफरेंट है ना, तो इसके क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। देन इस डबल बॉन्ड के क्रॉस सर यहां पर भी होगा। और ये रिंग, रिंग पे ये जो दो ब्रांचेज हैं दोनों सेम साइड पे होती हैं, दोनों अप या एक अप और एक डाउन, तो रिंग के अबाउट भी होगा। तो 3 लोकेशंस हैं जिनके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल था। तो और सिमिट्री कोई नहीं है, सिमिट्री कोई नहीं है कि पलट दोगे तो सेम चीज आ जाएगी, नहीं। तो 3 स्टीरियो सेंटर है, तो 2⁻³ दैट इज 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पे बनेंगे। तो रिंग वाला हमेशा याद रखें, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, रिंग को काउंट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th. Dextrorotatory alpha-pinene has a specific rotation of 51.3. A sample of alpha-pinene containing both the enantiomer was found to be having a specific rotation value of 30.8 percentage of plus and minus enantiomer present in the sample. चलिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। और जिन्होंने किया इस तरह का क्वेश्चन वो तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे, जिन्होंने नहीं किया है अगेन दिल फील क्यों सर, क्यों, वाई, ठीक है। ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था हमने, ये क्यों पूछ लिया, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले कम से कम इसको सॉल्व करके जाएं, पता लग जाए कि बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है। 1 minute फॉर दिस क्वेश्चन मैक्स। ओके, क्या किया जाएगा, देखो सिंपल सी बात है यार, जब 100% डेक्स्ट्रो था तो वो प्लस 51.3 है, जब वो 100% है, ओके ठीक है। और जब उसमें से थोड़ा सा आपका डेक्स्ट्रो था, थोड़ा सा आपका लीवो था, तो वो आया 30.8। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि सर ओवरऑल रोटेशन अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है तो डेक्स्ट्रो वाला मेजॉरिटी में है। अभी बोल रहे परसेंटेज ऑफ द प्लस एंड माइनस इन एंशियोमर प्रेजेंट, तो बेटा प्लस आपको मेजॉरिटी में होगा, तो 20/80 तो नहीं हो सकता, 20/80 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो या तो 70/30 या 80/20 या 60/40 भी अगर आप चेक करोगे थोड़ा लॉजिकली सोच के, नहीं होगा, ठीक है। लॉजिकली सोच के करोगे तो नहीं होगा। क्यों सर, लॉजिकली कैसे सोचें, लॉजिकली ऐसे सोचो, 51 है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, लगभग 17 17 17 17 17 17, ठीक है। तो अगर हम देखें 30 बचा हुआ है, ठीक है, या चलो ऐसे नहीं करते इसको, देखो ये मैं अभी शॉर्टकट लगा ही रहा हूँ, मैंने कभी शॉर्टकट ये बनाया नहीं है, बट अगर हम सोचें कि 30 तो प्योर बच गया, ठीक है, तो 100% अगर 51 जनरेट कर रहा था तो उसमें से ठीक है 51 अगर 100 है, 1 डिग्री के लिए 2 हैं, वो 30 बच गए लगभग। हाँ अरे बड़ा आसान है यार ये तो, ऐसे एक और 2 तरीके से बताऊंगा आपको इसको, देखो 51 डिग्री एंगल है, अगर 100% आपका प्योर डेक्स्ट्रो है तो मतलब 2% पे 1 डिग्री आ रही है, क्योंकि 100% पे 51 है, ठीक है, यस। फाइनली क्या बोल रहा है, मिक्सचर में 30.8 बचा, या 30 मान लो उसको, लगभग 30 बचा। बेटा 30 अगर बचा तो मतलब उसका 60% तो उसमें डेक्स्ट्रो था, ओके। बाकी 40% क्या गया, बाकी जो 40% था वो मिक्सचर था, क्यों, वापस में कैंसल आउट हो गए, तो 60% तो प्योर डेक्स्ट्रो बच गया। ऐसा मत बोल देना सर 60% डेक्स्ट्रो था और 40% लीवो था, क्योंकि वो 40% लीवो 60% डेक्स्ट्रो के 40 को कैंसल आउट कर देगा, तो 20% ही प्योर बचेगा। तो अगर ये बोल रहा है ना कि ये 30.8 बचा है, मतलब 60% बचा है, वो 60% बचा जो बिल्कुल अलग है, वो प्योर है। बाकी का जो 40% रहा, दैट वाज अ मिक्स ऑफ प्लस एंड माइनस। तो इस 40 में 20% प्लस था, 20% माइनस था, ठीक है। तो पूरे मिक्सचर में अगर हम देखें 60 प्योर है और बाकी इसमें 20% एक्स्ट्रा, तो 80% डेक्स्ट्रो है, 20% लीवो है, क्योंकि 80 डेक्स्ट्रो 20 लीवो, वो 20 लीवो इसके 20 डेक्स्ट्रो को कैंसल आउट कर देगा रोटेशन में, तो 60% ही प्योर बचेगा। तो 80-20 की रेशियो तो यहीं से आपकी लॉजिकली आ गई है, और ये बिल्कुल सही है ये। अब इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं, देखो मान लेते हैं जो डेक्स्ट्रो वाला है हमारा वो X% है, ठीक है, मान लेते हैं जो डेक्स्ट्रो है सैंपल वो आपका X% है, तो जो आपका लीवो वाला सैंपल होगा वो आपका 100 माइनस X होगा, है ना, पूरा मिक्सचर अगर 100% है, यस। तो बेटे डेक्स्ट्रो अगर आपका X है
तो डेक्स्ट्रो की रोटेशन कितनी है? प्लस 51.3, तो मतलब 51.3 इंटू एक्स। ओके, और साथ में लीवो की कितनी होगी? माइनस 51.3। ओके, प्लस माइनस 51.3, और उसकी परसेंटेज कितनी है? 100 माइनस एक्स। ओके, और ये कितना है? 30.8। जो पूरा मिला के है ना वो 30.8 है, और वो पूरा 100% है वो, तो 30.8 इंटू 100। ठीक है, यस। अब कर लो उसको सॉल्व। यहां से आप x निकालोगे, आपका x 80 आएगा। कर लो सॉल्व, सिंपल है। ये नेट डेक्स्ट्रो की रोटेशन आ गई, ये नेट लीवो की है, और ये मिला के इतनी आ रही है। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया बेटा? 51.3 को x से किया था ना यहाँ, उसको उसकी परसेंटेज से कर रहे हैं ना ये। तो ये 30.8 पूरे मिक्सचर का रिजल्टेंट है, तो पूरा मिक्सचर मिला के तो 100 ही बना ना। x प्लस 100 माइनस एक्स इज 100। मिक्सचर को तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ से आपको सॉल्व करके x आपका 80 आ जाएगा। सिंपल, तो उसको लॉजिकली भी कर सकते थे। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, जो द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आर आइडेंटिकल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। 18th क्वेश्चन है, हम 35 तक जाना है। तो कौन से हैं आइडेंटिकल पेयर? जल्दी से। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या तरीका क्या होता है? वैसे तो तरीके काफ़ी है, बहुत कुछ तुम कर सकते हो स्टीरियो केमिस्ट्री में, बट मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं ये पकड़ता हूँ कि दोनों कार्बन पे सेंस ऑफ रोटेशन देखो। जैसे ये कार्बन पकड़ लिया जिस पे Cl CH3H है, हाँ सर दोनों पे Cl CH3H है, हाँ दोनों पे ही है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो क्लॉकवाइज अगर मैं चलूँ तो CH3ClH और CH3HCl, अच्छा CH3ClH CH3HCl क्लॉकवाइज में तो मैच कर रहा है। ठीक है, और फिर रोटेट करके ये आ जाएगा। ठीक है, सेम है, ये सेंस ऑफ रोटेशन भी मैच कर रही है ना। इसको थोड़ा सा रोटेट पीछे की तरफ कर दोगे, Cl यहाँ आ जाएगा, H वहाँ चलेगा, CH3 वहाँ जाएगा, ये Cl रोटेट करके यहाँ ले आओ, H वहाँ चलेगा, CH3 यहाँ जाएगा। ठीक है, ये अब आपका मैच कर रहा है। ठीक है, सेकंड वाला अगर हम देखें तो HiCl HiCH3 और HiCl, ठीक है ठीक है, मैच कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये चेक करना है कनेक्टिविटी सेम है। पता लगा वो आपस में सेम है ही नहीं, आइसोमर ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा हो उसको दिमाग लगाने का। तो पहले कनेक्टिविटी चेक कर लो कि हाँ सर इस कार्बन पे Cl I और H है, यहाँ पर भी इस पे Cl I और H है, यहाँ पर भी HiCH3 HiCH3, फाइन। अब इस पे क्लॉकवाइज अगर आप चलो तो HiCl HCl नहीं मैच किया ना, मतलब ये आपस में उल्टे हो गए। ठीक है, मतलब R था तो वो S हो गया, और यहाँ HiCH3 HiCH3, तो एक रोटेशन मैच कर रही है और एक नहीं कर रही, तो आपस में ये क्या हुए? डायस्टीरियोमर, क्योंकि हाफ मैच कर रहा है और हाफ मैच नहीं कर रहा। अब यहां पर देखो BRHF, ओके BRHF, और पीछे पे भी BRHF, ठीक है। तो फ्रंट वाले पे अगर हम रोटेशन देखें क्लॉकवाइज तो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, FBRH। तो फ्रंट पे अगर देखें हम F, फिर BR नहीं है, फिर तो H आ गया, और पीछे पे FBRH, अच्छा दोनों पे FBRH पीछे वाले पे FBRH है, फ्रंट वाले पे FHBR है। अगेन एक पे मैच कर रहा है और एक पे मैच नहीं कर रहा, डायस्टीरियोमर होंगे। और भी तरीके हैं, आप RS नेमिंग से भी कर सकते हो, पर मुझे ये ज़्यादा फास्ट लगता है। यहाँ पर क्या है फ्रंट पे BRHI और HHCl, BRHI HHCl, ठीक है। तो फ्रंट वाले कार्बन पे अगर मैं देखूँ इस पे IBRH IHBR मैच नहीं कर रहा, पीछे पे HClH, पीछे पे HHCl नहीं मैच कर रहे, दोनों उल्टे हैं, तो ये आपके एनेंशियोमर आ जाएंगे। फाइन, तो आपका जो सेम कंपाउंड था वो सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो ये तरीका ठीक है, ओके। बाकी और जुगाड़ ये है, तुम उसको रोटेट करवा करवा के दोनों को सेम बनाने की कोशिश करो, वो भी एक तरीका है। तुम RS नेमिंग के थ्रू कर लो, वो भी एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ मीजो 2,3 ब्यूटेन डायोल। 20 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, 20 सेकंड में सॉल्व करके खत्म करो। ठीक है, तो कैसे होगा 2,3 डायोल, डायोल में क्या करेंगे?
मीजो, ठीक है, ओके। मीजो तो चलो सर ये है, वो तो बात सही है, क्योंकि पहले वाले में क्या है, ओ एच आपने 60 डिग्री पे लिए हैं, अगले में आपने 180 पे लिए हैं, और यहाँ मिथाइल मिथाइल 180 पे हैं, यहाँ मिथाइल मिथाइल 60 पे हैं। अच्छा, यहाँ ओ एच आपने 180 पे ले लिया, यहाँ ओ एच आपने 60 पे ले लिया, मिथाइल मिथाइल भी 60 पे आ गया, ओके। अब इसमें ध्यान देना बेटा, ओ एच आपके 180 पे होंगे, ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब बहुत अनस्टेबल नहीं बोल रहा, बस उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो जब वो 60 डिग्री पे रहते हैं गॉश में, तब उनके बीच में H बॉन्डिंग होती है, दैट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो जब भी इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आए जहां पर गॉश में जो दो ग्रुप हैं वो आपस में H बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो उनको 60 डिग्री पे ही रखो। यहाँ 60 डिग्री पे है, यहाँ भी 60 डिग्री पे है। बात ये है, अब इन दोनों में से कौन, ध्यान दे, मीजो बोला हुआ है, मीजो मतलब उसमें आपका सिमिट्री आनी चाहिए। क्या इसमें सिमिट्री है? देख लेते हैं। देखो यहां पर आप देखोगे, फ्रंट वाले कार्बन को, ठीक है, मैं थोड़ा 60 डिग्री पे घुमा दूं, मिथाइल वहां आ जाएगा, ओ एच यहां आ जाएगा, एच वहां चला जाएगा, एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगे। फिर बीच में से काट दो, फ्रंट वाला कार्बन है, पीछे वाला कार्बन है, बीच में से कट कर दिया, तो फ्रंट पे भी वही सिमिट्री थी, पीछे भी वही है, तो वो प्लेन ऑफ सिमिट्री बन जाएगा, बन जाएगा। और इस वाले पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा फ्रंट वाले को रोटेट करूं, ओ एच तो इस पे मैच कर रहा है, मिथाइल एच के ऊपर बैठ के जाके, तो अगर मैं कट करूंगा तो यहां मिथाइल होगा पर उस तरफ एच होगा, सिमिट्री नहीं आएगी। और हमें कहा गया मीजो, तो ये 60 डिग्री पे तो है, एच बॉन्डिंग तो कर रहा है, पर ये मीजो नहीं है। तो मीजो होने के लिए ये वाली अरेंजमेंट आपकी चाहिए, समझ आया? फ्रंट वाला जो कार्बन है, ये जो 3 बॉन्ड है, इसको अगर आप थोड़ा ऐसे घुमाएं, ये ओ एच यहाँ आ जाएगा, एग्जैक्टली इसके ऊपर बैठ जाएगा, मिथाइल एग्जैक्टली मिथाइल पे, एच एग्जैक्टली एच पे। तो फ्रंट कार्बन और पीछे वाले कार्बन पे एग्जैक्टली सेम तरह का अलाइनमेंट है, बीच में से कट किया तो ये हाफ और ये हाफ बिल्कुल सेम थे, ऐसे कट कर दिया, दैट इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो द फॉलोइंग इज अ मीजो कंपाउंड, ठीक है, एक है, दो हैं, या फिर सारे के सारे मीजो हैं, तो ये बताइए। 20 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर इसका देना है, पॉज करके वीडियो सॉल्व कर लीजिए, वो भी कोई समस्या नहीं है। देखिए पहले वाले में क्या है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर यहाँ पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी आ जाएगा, और ऐसे कट करोगे तो वो भी आ जाएगा, तो 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये तो मिजो है, ठीक है, क्योंकि कायरल सेंटर होने के बावजूद ये कायरल नहीं है। अगले वाले में अगर हम बात करें, ये भी कायरल सेंटर, तो ये वाला भी है, ये वाला भी है, पर COH को यहाँ ले आओ, सिंगल एक्सचेंज, OH वहाँ चला जाएगा, फिर OH और H को कर लो, तो 2 एक्सचेंज करने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल बन जाता है, इट बिकम्स लाइक दिस, ये ऐसा बन जाएगा। तो सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, अगेन मिजो है, तो सर अगर 2 मिजो है तो फिर सारे सारे मिजो हैं, यहाँ भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 21, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, क्या होगा इस इक्विलिब्रिया में? प्यारा क्वेश्चन है ये। 1,4 डाई टर्ट ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन है, और वो भी दोनों क्या है, सिस में है, ठीक है, ये भी डाउन है, वो वाला भी आपका डाउन है, तो ये चेयर है। तो एक बार पॉज करो वीडियो को, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को देखो, सोचो, और फिर आपको आंसर देना है इसका। ये भी इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है इसके बारे में तो ठीक है, नहीं पता तो सुनिए डायरेक्टली कि एक्सप्लेनेशन इसका क्या है। देखो हम जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में जब भी कोई बल्कि ग्रुप लगा हो, उसको इक्वेटोरियल पे रखना होता है। तो चेयर फॉर्म अगर मैं बनाऊं, ठीक है, और मुझे बोला है 1,4 डाई सिस 1,4 डाई टर्ट ब्यूटाइल, देखो ये भी आपका डाउनवर्ड है, ये भी आपका डाउनवर्ड है, दोनों सेम साइड में, तो ये सिस है, और ये 1 2 3 एंड 4 1 4 पे है। बच्चों क्या तरीका है, अब यहां जैसे मैंने इसको इक्वेटोरियल पे रखा, सॉरी इसको एक्सिल पे रखा, उसको इक्वेटोरियल पे रखा, अगर मैं इसको एक्सिल की जगह इक्वेटोरियल पे रखता, स्टेबल रखना है, तो वो अप हो जाता और ये डाउन हो जाता, तो वो ट्रांस हो जाता। ट्रांस तो बनाना नहीं है, बनाना तो सिस है ना, आपको सिस को ट्रांस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना सकते, कंपाउंड वही रखना है, ओके। तो कुछ भी कर लोगे, एक को इक्वेटोरियल पे रख पाओगे, दूसरे को एक्सिल पे ही रखना पड़ेगा, ये इसकी ब्यूटी है इस क्वेश्चन की, ठीक है, कि जो आपका सिस 1,4 डाई टर्ट ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन है, उसका एक टर्ट ब्यूटाइल इक्वेटोरियल पे रहेगा और एक एक्सिल पे ही रहेगा,
सर ये तो स्टेबिलिटी नहीं मिली, ये एग्जैक्टली नहीं मिली। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप आपका एक्सियल पे आ रहा है और उसको अवॉइड करने का कोई तरीका नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये चेयर फॉर्म ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट हो जाती है। व्हाई? क्योंकि ट्विस्ट बोट एटलीस्ट दोनों टर्ट ब्यूटाइल को इक्वेटोरियल करने की ऑप्शन उसको देता है। तो ये बोल रहा है कि चलो यार ट्विस्ट बोट में थोड़ा सा जो उसका स्टेबिलिटी घटेगी चेयर से ट्विस्ट बोट में जाने में, वो यहां से कंपनसेट हो जाएगी कि ये जो एक अनस्टेबल अरेंजमेंट था कि एक बड़ा ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है, अब यहां दोनों बड़े ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए हैं। तो दैट इज वन थिंग जहां पर ट्विस्ट बोट आपका ज्यादा स्टेबल है। तो मतलब ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो के इक्वल टू 1 नहीं, लेस देन 1 नहीं, ग्रेटर देन 1 यस, क्योंकि फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पॉज करिए 20 सेकंड 30 सेकंड, सॉल्व करिए इसको, फटाक से आंसर इसका आएगा। तो करें, बात स्टार्ट करें। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों चाहिए, तो पहले तो सिमिट्री की बात कर लीजिए, सिमिट्री एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। तो बेटा पहले ही अगर हम बात करें तो यहां पर ऐसे कट कर दो डायगनली या ऐसे कट कर दो, दोनों में आपको प्लेन ऑफ सिमिट्री मिल जाएगा। तो ऑप्टिकल तो नहीं है। इसमें तो दुनिया भर के प्लेन ऑफ सिमिट्रीज हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, है ना, बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमिट्रीज में है। तो सवाल ही नहीं है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल का इसमें भी। और यहाँ पर अगेन नन ऑफ दीज, कोई भी ऐसा नहीं है जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो कर पा रहा हो। दिस वाज अ फेयरली इजी क्वेश्चन। 23, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स टी और एफ। ट्रू और फॉल्स आपको चार ऑप्शन में बताने हैं। चलिए सॉल्व करिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आजकल वायरल फीवर फैल रहा है, काफी ज़्यादा फैल रहा है। अगर आप न्यूज़ में भी देख लोगे, ऑल ओवर इंडिया फैल रहा है। इन एवरी रीजन एवरी स्टेट दे आर हैविंग केसेस। और वायरल में आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, 3 दिन का बुखार है, अच्छा हाई फीवर, उसके बाद कम से कम 2.5-3 हफ्ते तक ड्राई कफ और भयंकर वाला कफ। मतलब तुम खांसोगे तो दीवारें एकदम थरथरा उठेंगी। ठीक है, समझे वैसा वाला। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। थोड़ा सा पॉसिबल है तो पानी को बॉईल करके पियो। ठीक है, दिन में एक आध बार थोड़ा सा काढ़ा, या रात को सोते समय थोड़ा सा काढ़ा ले लिया। मतलब बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने देनी है, बिल्कुल अपना गला खराब नहीं होने देना। गला खराब होने से सारी चीज़ शुरुआत होती है इसकी। तो गले को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखें। थोड़ा अदरक वाली चाय बीच बीच में लेते रहें ताकि वार्मथ यहाँ रहे, है ना, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहे गला। ठीक है, और दूसरा वार्मथ रहे। ठंडी चीज़ कोई नहीं खानी, रात को दही नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम वगैरह सब भूल जाओ बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार अगर बीमार पड़ गए इस चक्कर में तो पूरा महीना चला जाएगा। ठीक है, तो खास ध्यान रखना है। और बाहर जाओ तो मास्क लगाओ, नॉट बिकॉज वायरस से, वो तो चलो मास्क कितना प्रोटेक्ट करेगा आई डोंट नो, बट डस्ट एंड ऑल, वो चीज़ भी अगर आपको डस्ट भी है तो डस्ट से भी आपका गला खराब हो जाता है। ठीक है, तो टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इन दीज डेज। इसी चक्कर में मैं तब से पानी पी रहा हूँ बार बार। तुम भी बोलोगे सर कोने में जाके बार बार यहाँ बोतल खाली करे जा रहे हैं। क्योंकि बोल बोल के ना गला सूख जाता है, फिर गला खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए पहला वाला, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है। पहला वाला ऐसा हो गया, ठीक है, नेक्स्ट वाला आपका ऐसा हो गया, अगला वाला फिर ऐसा हो गया। ओके, 3 डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, पहला ग्रुप और लास्ट वाला जो कार्बन है ये दोनों सेम प्लेन में आ जाएंगे। सेम प्लेन में आ जाएंगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री आ जाएगी। ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ओके, पहला आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों? ये सेम प्लेन में आ जाएगा। कैसे? देखो, CH3 CH, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड C। अब चाहे इसको तुम H वहाँ लिख लो, Br ऐसे लिख लो, डजेंट मैटर। पहला वाला जो डबल बॉन्ड है, लेट्स से ये इस प्लेन में है, अगला वाला डबल बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया, अगला वाला फिर से उसी प्लेन में आ गया। तो बाल को अगर मैं इस प्लेन में कट करूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये CH3H, ठीक है, ये और ये H और Br ये सेम प्लेन में है। तो अगर मैं उस प्लेन में कट करूंगा तो पूरा ही मॉलिक्यूल कट जाएगा। तो ये मैं सोचना सर ये H ऊपर है Br नीचे है, तो ऐसे ऐसे नहीं काट रहा हूँ मैं इसको, ऐसे काट दे रहा हूँ कि पूरा सेम प्लेन में है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो फर्स्ट कार्बन और ये लास्ट वाला कार्बन आपका सेम प्लेन में होते हैं।
ठीक है, तो आप इस प्लेन में कट करोगे, वो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम प्लेन में कट जाएंगे, तो सिमिट्री आ जाएगी। तो इसलिए इसके पास प्लेन ऑफ सिमिट्री है। तो अगर ये कह रहा है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। तो ये ऑप्शन आउट होगी, फॉल्स सही है, फॉल्स फॉल्स, ये ऑप्शन आपकी आउट होगी। ठीक है, सेकेंड ट्रू है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला वाला फॉल्स है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लास्ट है एस, दीज टू आर पोजिशन है। देखो बीच वाले सॉल्व करने क्यों है, जब ऑप्शन को देख के क्लियर हो गया कि बीच वाले टी एफ है, लास्ट वाला सॉल्व करो। देखो भाई ये वाले में आपकी कार्बन चेन है 1 2 3 4, 4 कार्बन की, और इस वाले में आपकी कार्बन चेन है 3 कार्बन की। दे आर नॉट पोजिशनल आइसोमर्स, दे आर चेन आइसोमर्स। मेन चेन के नंबर ऑफ कार्बन यहां पे डिफर कर रहे हैं, तो दे आर नॉट पोजिशन आइसोमर्स, दैट इज फॉल्स। आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 डिग्री अमीन्स आर पॉसिबल बाय C5H13N विदाउट काउंटिंग द स्टीरियो आइसोमर्स। चलिए बताइए, बनाइए जल्दी से इसको। ठीक है, फोकस वाले बाबा जरा, ठीक है, तो जल्दी से यहां पर आपको बताना है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 डिग्री अमीन C5H13N के लिए कितनी ज्यादा 2 डिग्री अमीन आप बना सकते हैं। ठीक है, ये बनानी है, एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बना लेंगे, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो 2 डिग्री है, 5 कार्बन मेरे पास हैं। अगर इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालें DU, दैट इज 0। इसमें कोई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं है। ये भाई साहब बस करने में जरा डिफिकल्टी हो रही है। किसको, कैमरा को, मैं यहाँ देख रहा हूँ इस तरफ। ओके, सो दिस इज इट। ये बार बार कर रहा है क्या, एक सेकेंड जरा पॉज करके मैं, चलिए अब शायद ये वाली समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अभी DU आपका 0 है, मतलब कोई डबल बॉन्ड कोई रिंग इस तरह का कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अब 2 डिग्री बनानी, तो नाइट्रोजन के साथ अब क्या करूं, 5 कार्बन है, एक बार 4 एक तरफ और एक कार्बन एक तरफ। ठीक है, 1 2 3 4, अब ये नाइट्रोजन और एक तरफ मिथाइल। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4 और 1 कर सकते हैं, दूसरी बार 3 और 2, ऐसा भी कर सकते हैं। और कुछ अरेंजमेंट 4 1 3 2, नहीं, लीनियर में तो और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब ब्रांचिंग करके देखते हैं। 4 कार्बन को अगर हम ब्रांच में लें, 1 2 3, ठीक है, एक बार ये हो सकता है आपका, देखिए 1 2 3 4 5। अगली बार आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने ब्रांचिंग इस कार्बन पे ली, अगली बार हमने इस कार्बन पे ब्रांचिंग ले ली नेक्स्ट पोजीशन पे। देन थर्ड ब्यूटाइल वाला ग्रुप ले लीजिए, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। देन ब्यूटाइल वाली चेन में अगर हम ब्रांचिंग दे दें, इस 1 2 3 4 5, नहीं ये वाला नहीं बनेगा। 5 तो यहाँ पर बन गए हैं अभी, एक स्ट्रक्चर लग रहा है कोई हम, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यस, है ना, जो 3 और 2 वाला था उसमें 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो सकती थी और 3 कार्बन का आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता था। 1 2 3 4 5 6, 6 तो बन रहे हैं। ठीक है, 6 के अलावा आपका नहीं बन पाएंगे, 6 ही आपका आंसर होगा। तो ट्राई करके अगर इसको देख लो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 6 से ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस बाय ड्यूटीरियम इन द प्रोडक्ट हैविंग 6 कार्बन ऑन प्रोलॉन्ग्ड कीपिंग। काफी देर तक अगर आप इसको OD नेगेटिव प्लस D2O वाले सोल्यूशन में रखते हैं तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएंगे, ये आपको बताना है। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना होता है, जितनी हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, दे विल ऑल बी रिप्लेस्ड। देखो
ओडी नेगेटिव है, जैसे यहां पर आपका जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, ओडी नेगेटिव इस H को निकालेगा, इस H को निकालेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहां जंप किया, ये वाला बॉन्ड यहां जंप किया, और यहां पर CH2 नेगेटिव बना, एक रेजोनेटिंग फॉर्म हमारी ये भी बनेगी। राइट, अब क्या होगा अगर ये नेगेटिव वापस से सॉल्यूशन से पे अटैक करे, है ना, क्योंकि बेस वहां से H लेके गया, अब ये सॉल्यूशन पे अटैक करेगा तो सॉल्यूशन में तो सिर्फ D2O है, वहां से H नहीं वापस मिलेगा, वहां से ड्यूटेरियम मिलेगा, तो इस पोजीशन पे एक ड्यूटेरियम लग जाएगा। वैसे एक लगा है, वैसे अगली बार दूसरा भी लग जाएगा, तो यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोजन थे वो दोनों ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। बट अगर आप ये वाला रेजोनेटिंग फॉर्म देखें, अब ये CH2 नेगेटिव अगर सॉल्यूशन से ड्यूटेरियम उठाता है तो यहाँ पर CH2D एक बार, अगली बार दूसरा H भी रिप्लेस होगा, अगली बार तीसरा भी रिप्लेस होगा, तो जितनी बार ये वाला मैकेनिज्म होता जाएगा एवरी टाइम एक एक हाइड्रोजन करके वो ड्यूटेरियम में रिप्लेस होते चले जाएंगे। तो मतलब इसके साथ भी CH2D करते करते ही CD3 बनेगा, यहाँ पर भी दोनों ड्यूटेरियम आ जाएंगे, यहाँ पर CD3 बन जाएगा आपका, तो 3 यहाँ से उड़ गए, 2 यहाँ से उड़ गए, 5 उस तरफ 2 हैं वो भी जाएंगे। ठीक है, अच्छा 3 और 2 नहीं बोल रहा मैं, सॉरी, हाँ 3 और 1, यहाँ पे 4 क्यों, यहाँ पर अभी एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, हाँ यहाँ पे काउंट करें हम तो 2 इसके CH2 और 2 यहाँ पे 2, 4, ये 2 भी जाएंगे, 6। अब इन 2 की बात करें क्योंकि ये इसके अल्फा पोजीशन पे हैं, यहाँ से अगर नेगेटिव निकाला जाए तो ये नेगेटिव भी कॉन्जुगेशन कर सकता है, तो ये 2 भी निकलेंगे इवेंचुअली। तो लॉन्ग स्टैंडिंग पे, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पे क्या हो जाएगा, ये सारे 2, 4, 6 और ये 8, ऑल 8 हाइड्रोजन will be replaced by deuterium because carbon deuterium bond is stronger than the carbon hydrogen bond. Next question 26. How many isomers are possible for monochloroanthracene? 40 seconds. ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी अपनी कॉपी के ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट करिए, ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लीजिए, अगर आपको दिमाग में सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, अभी कोई समस्या नहीं है। देखिए एंथ्रासीन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, 3 बेंजीन रिंग हमारे पास यहाँ पे है, राइट, उसमें कितनी यूनिक पोजीशंस हैं जहां पर मैं ग्रुप लगा सकता हूं, मोनोक्लोरिनेशन करनी है, कहां कहां कर सकता हूं, सोचिए। देखिए सबसे पहली बात है कि ये वाले जो सेंटर जिनको मैं ब्लू से मार्क करूंगा, यहां पर तो जगह ही नहीं है, यहाँ पर 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो जहां लगा सकते हैं उसको रेड से मार्क करते हैं। बेटा ये वाला कार्बन, यहाँ पर अगर मैं क्लोरो लगाऊं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये चारों आइडेंटिकल है, चारों में किसी भी एक पे लगाओगे वो सेम पोजीशन होगी। ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन और ये पोजीशन सिमेट्रिकल है, वैसे ये दोनों भी सिमेट्रिकल है, तो उसको पलट दूंगा तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये 2 और ये 2 पोजीशन आइडेंटिकल हैं, तो इनको एक सिंगल पोजीशन ही काउंट करेंगे। फिर अगर मैं यहां लगाऊं तो ये 2 और ये चारों पोजीशन भी सिमेट्रिकल हैं, तो इन चारों में से किसी भी एक पे लगाओ वो सेम ही बात होगी। ठीक है, तो ये दूसरी यूनिक पोजीशन हुई, और यहां पर लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, दोनों सिमेट्रिकल हैं, दोनों एक ही तरह से काउंट किए जाएंगे मोनोक्लोरिनेशन में। तो ये 3 ही यूनिक पोजीशंस हैं जिनके ऊपर आप क्लोरीन या कोई भी ग्रुप अटैच यहां पे कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया आपको, ये 30 सेकंड्स ओरली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये। तो आई थिंक अब ये फोकस वाला इशू तो सॉल्व हो गया होगा पूरी तरह से। ठीक है, मुझे भी लगता है शायद मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया। देखो अब यहाँ इसको अगर मैं ढंग से ड्रॉ करूँ, इज लाइक दिस, डबल बॉन्ड, लाइक दिस। ठीक है, बट ये वाला जो डबल बॉन्ड है, अब इस कार्बन पे क्योंकि इसमें रिंग को बीच में से कट करूं तो ये 2 बराबर हाफ में डिवाइड होता है, तो मतलब ये वाला कार्बन दोनों सेम ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इस डबल बॉन्ड पे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, पर इस वाले सेकंड वाले पे यस, यहां पर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड पे वैसे नहीं होता, एक ही स्टीरियो सेंटर है जिसके अबाउट आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बना सकते हैं, देख सकते हैं, तो दैट इज 2⁻1, तो 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, या 2 ही स्टीरियो आइसोमर आपको मिलेंगे, क्योंकि कायरल कार्बन कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, these two compounds
क्या है ये? पोजीशन है, चेन है, ज्योमेट्रिकल है, फंक्शनल है? चलिए 30 सेकेंड फॉर दिस, अगेन देख के सॉल्व करना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको देख के सबसे पहले दिमाग में आता है कि कहीं ये एट्रोपिसोमरिज्म वाला एग्जाम्पल तो नहीं है। पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये एट्रोपिसोमरिज्म वाला एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट है बिल्कुल आपस में। देखो, अब इस बेंजीन रिंग पे बी आर के बाद सी ओ एच उसके बिल्कुल बगल में लगा है, यहाँ पर बी आर और सी ओ एच अगल बगल में नहीं लगे हुए, तो क्लियरली इट्स लाइक पोजीशन का डिफरेंस है ना। मेन चेन तो यहाँ पर भी दो बेंजीन है, वहां पर भी दो बेंजीन है, मेन चेन का डिफरेंस नहीं है, तो चेन आइसोमर नहीं है ये। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, फंक्शनल भी नहीं है, ज्योमेट्रिकल भी नहीं है, क्योंकि पोजीशंस ही अलग अलग हैं। स्पेस में इनका पोजीशन डिफरेंट नहीं है, पोजीशंस ही एक्चुअली अलग अलग हैं, स्ट्रक्चरल हैं ये, तो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स, क्योंकि इनके लोकेंट्स आपको डिफर कर रहे हैं। यहां पर बी आर और सी एच बगल में थे, यहां पर आपके 1 3 पोजीशन पे है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दैट्स अ गुड वन। ठीक है, यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यहां पे कौन सा हो सकता है, सोचें, वन बाय वन करें। देखो, अब अगर हम पहले वाले स्ट्रक्चर को लें, अब ये क्योंकि पूरा ही आपका सेम प्लेन में रहेगा, क्योंकि सारे एक साथ रिंग बन चुके हैं, तो इसमें तो वैसे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं ये सेंटर पॉइंट पकड़ूं, यहाँ से इधर को गया नाइट्रोजन, यहाँ से नीचे को भी नाइट्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मिल जा रहा है, तो आई विल गेट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो चलो, अगर नहीं मिलता तो कम से कम सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मुझे मिल ही जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं? बिकॉज इसके पास लोन पेयर भी है नाइट्रोजन के पास, ठीक है, जो कि आपका कॉन्जुगेशन में है क्या, तो वो भी कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, यस, फिर तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगी आपके पास, बिल्कुल आ जाएगी, तो ये तो आपका कायरल नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात अगर हम करें, ये आपका देखो, इस बेंजीन पे दो ग्रुप्स हैं, इस बेंजीन पे भी दो ग्रुप्स हैं, और वो दोनों ऑर्थो पे हैं, तो मतलब ऑर्थो पोजीशन पे टोटल 4 ग्रुप्स हैं, तो दिस इज अ केस ऑफ एट्रोपिसोमरिज्म वाला केस लग तो रहा है, पर क्या ये एट्रोपिसोमर्स हैं? एट्रोपिसोमर्स, अब देखो, अगर आपने पढ़ा नहीं है टॉपिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एट्रोपिसोमरिज्म, दोनों बेंजीन रिंग जब आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं बाईफिनाइल्स में, तो दे आर, जो आपकी दो बेंजीन रिंग डायरेक्टली जुड़ी होती हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में रहती हैं वो। एक बेंजीन अगर इस प्लेन में है, अगली बेंजीन इस प्लेन में होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। व्हाई? व्हाई? स्टेरिक हिंड्रेंस, वो भी तब जब इनके ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए हैं और वो थोड़े ठीक ग्रुप हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ए है और ये बी है, ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, फाइन। अब अगर बच्चे मैं इस प्लेन में कट करूं, इस प्लेन में, तो ये बेंजीन बीच में से कटेगा, और उधर ए था इधर बी था, तो सिमेट्री नहीं आई। अब अगर मैं इस प्लेन में कट करूं, तो ये बेंजीन बीच में से कटेगा, वो तो पूरा ही कट जाएगा, ऊपर ए और नीचे बी है, अगेन सिमेट्री नहीं आई। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कायरलिटी की, या एट्रोपिसोमर होने की रिक्वायरमेंट क्या है? इस बेंजीन पे ये दो ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए, और उस बेंजीन पे भी ये दो ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए, समझे? और हमारे पास यहां पर देखिए, इस बेंजीन पे तो ये दो डिफरेंट हैं, पर इस पे ये दोनों सेम हो गए, दोनों सेम नहीं होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि अब जब उस पे डिफरेंट है, उसके प्लेन में कट करूंगा मैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं दोनों बेंजीन, उसके प्लेन में कट करूंगा तो ये बेंजीन बीच में से कटेगी, पर इधर भी सी ओ एच उधर भी सी ओ एच, तो यहां पर सिमिट्री आ जाएगी, दिस विल हैव अ प्लेन ऑफ सिमिट्री। तो ये एट्रोपिसोमर नहीं हुए, कायरल नहीं हुए। इन दोनों में देख लीजिए, ये वाला देखें तो बड़ा अच्छा ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज एक्चुअली अ एट्रोपिसोमरिज्म वाला केस है ये। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन में ये ऑर्थो है और ये वाला ऑर्थो है, तो यहाँ पे एच है, यहाँ पे एक और रिंग लगा हुआ है। इस बेंजीन में ये वाला एक ऑर्थो है और ये वाला एक ऑर्थो है, तो देखो, ये एच और ये ग्रुप डिफरेंट है, हाँ जी, ये एच और ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, ये इतने नज़दीक है पर ये जुड़े नहीं है आपस में, ध्यान रखना, ये जुड़े नहीं है। तो ये बेंजीन वाला सिस्टम और ये वाला बेंजीन
परपेंडिकुलर प्लेन्स में है। तो क्योंकि इस बेंजीन पे जो दोनों ग्रुप ऑर्थो पे लगे हैं वो डिफरेंट है, उस पर दोनों डिफरेंट है, सिमिट्री नहीं बनेगी। अगर आपको लग रहा है सर ऐसे बीच में देखें ऐसे कट करके सिमिट्री हो जाएगी, नहीं। क्यों? ये बेंजीन अगर इस प्लेन में है तो ये वाला बेंजीन इस प्लेन में होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ऐसे बीच में से कट करके देखोगे सिमिट्री नहीं आएगी। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ एट्रोपिसोमेरिज्म। बस बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ किया गया है जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दीज आर मतलब एनेंशियोमर में एग्जिस्ट करेंगे। यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या है, डायरेक्टली आपको प्लेनो सिमेट्री ऐसे मिल गया, सीधा ही मिल गया, यहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑब्जर्व्ड इन 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन। चलिए तो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में, ठीक है? थोड़ा सा होमवर्क क्वेश्चन भी होने चाहिए। एंड आंसर इज 2। आपको खुद सॉल्व करना है, आंसर बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट, द कंपाउंड विद अबव कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर शोन हियर आर रिलेटेड एज, इसको भी ठीक है, इसको तुम कर ही लोगे ना, ठीक है? नेक्स्ट, दिस इज योर होमवर्क अगेन। नेक्स्ट वन, विच आर द फॉलोइंग combination amongst the Fisher projection represent the same absolute configuration। चलो इसका हम देखना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो यू गाइज सॉल्व दिस क्वेश्चन। और हाँ, एक काम कर सकते हैं, जिसको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आपको ये तो मेरे ख्याल से बड़े आसानी से आपका आंसर निकल जाना चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है। आपको आर एस नेमिंग भी करोगे उससे आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? नहीं आता है जस्ट कमेंट से पूछ लेना, आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। यहाँ मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, कौन शो नहीं करेगा, ठीक है? तो लेट्स सी आप कितनी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। एंड दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायस्टीरियोमर। अगेन ये तो बड़ा सिंपल है, वेरी सिंपल। तो क्वेश्चंस वही नंबरिंग 30, 31, 32, 33, 34, 35, दैट्स इट, ठीक है? तो आई होप कि कुछ नई चीजें आज हमने सीखी, राइट? और अगर आपके फंडामेंटल सही नहीं है, आपको लग रहा है कुछ टॉपिक पे सर हमें उतना अच्छे से समझ नहीं आया, विजुलाइज नहीं कर पाए, दैट मीन्स अभी आपको अपनी विजुलाइजेशन पे मेहनत करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन आज सॉल्व करने से ज़्यादा एक क्वेश्चन को बैठ के सोचो 3D में, मॉलिक्यूल कैसा था, ग्रुप्स कैसे लगे हैं, कहाँ से सिमिट्री निकलेगी, कहाँ से नहीं। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की बजाय लिमिटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा डीप तरीके से, ज़्यादा अच्छे से, परफेक्ट तरीके से समझ लिया जाए तो एक क्वेश्चन करना 10 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। और तुमने 10 कर लिए पर एक में भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं हल्का सा तुक्का लगाया, कहीं हल्का सा डाउटफुल है कि शायद ये होगा, वो प्रैक्टिस किसी काम की नहीं है, ठीक है? चलिए, तो आई होप इससे आपको कुछ तो फायदा होगा। तो मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए, बी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव रहोगे तो कुछ अपने हाथ में है, ठीक है? चलिए, हैव अ वंडरफुल डे।